हेलो माय वॉरियर्स, मेरे योद्धाओं, कैसी चल रही है आप सभी की पढ़ाई? अब समय बहुत कम है, करने को बहुत ज्यादा है। जोर लगा दीजिए रिवीजन पर, जितना हो सकता है उतना। कुछ नया नहीं पढ़ना है, एग्जाम को फोड़ कर आना है। यही प्रॉमिस मैं आप लोगों से लेना चाहती हूँ। ठीक है बच्चों, तो देखिए स्ट्रगल्स तो आते जाते रहते हैं, बट आप लोगों को खुद पर शक नहीं करना है बिल्कुल भी। जस्ट हैव फेथ इन योर हार्ड वर्क, है ना। अपना जितना बेस्ट कर सकते हैं उतना करिए, और बाकी सब कुछ प्रकृति पर छोड़ दीजिए। जो जितना डिजर्व करता है उसको जरूर मिलेगा, बस अपने तैयारी में कोई कमी नहीं छोड़नी। तो इसी के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों द पंडित्स के मॉक टेस्ट जो हमने स्टार्ट किए थे। 16 नंबर का मॉक टेस्ट हमने सॉल्व करा था काफी डिटेल में। तो जो भी बच्चे द पंडित्स के मॉक लगाते हैं, या फिर मेरा रिकमेंडेशन भी है कि आप उसको लगाइए, काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस उसमें मिलते हैं, बहुत अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिवली तैयारी आपकी होगी। और रही बात कि उसका सोल्यूशन कहाँ देखे, तो वन स्टॉप सोल्यूशन आपके पास है ही। मैं खड़ी हुई हूँ आपके सामने, बहुत डिटेल में हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो चलिए आज का पेपर स्टार्ट करते हैं। हमारा सेट है 17, मॉक टेस्ट नंबर 17 स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये आपको अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड कर रखा है सेंटेंस को, और पूछ रहा है कि इसमें से किसी पार्ट में एक स्पेलिंग एरर है। कहाँ पर है स्पेलिंग एरर, वो आपको देखना है। स्पेलिंग एरर कहाँ पर है? द प्रिक्यूरियस केस ऑफ जुवेनाइल। जुवेनाइल का मतलब होता है बच्चों बाल, छोटे बच्चे जो होते हैं ना, टीनेज अडोलेसेंट जिनको आप कहते हैं। डेलिंक्वेंसी का मतलब होता है अपराध, क्राइम। ठीक है। अगेंस्ट हिम वॉज डिसमिस्ड, खारिज कर दिया गया था ज्यूरी के द्वारा पहली हियरिंग में। तो पहली हियरिंग में ज्यूरी के द्वारा जो वो इतना खतरनाक केस था ना बाल अपराध का, उसे खारिज कर दिया। देखो इस पार्ट में गलती है। इसकी स्पेलिंग क्या होनी चाहिए? इट शुड बी प्रीकैरियस। इट शुड बी प्रिकैरियस। प्रिकैरियस का मतलब होता है कुछ ऐसा जो अनसर्टेन है, और इसकी वजह से अनसर्टेन एंड इसकी वजह से डेंजरस है। ठीक है, अनसर्टेन और इसकी वजह से डेंजरस है। अब इसके लिए आपके पास सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं? जो प्रिकैरियस है वही कैसा है? डेंजरस है। अच्छा, डेंजरस लिखा हुआ ही है, हम और वर्ड्स लिखते हैं, है ना। हम हेजार्डस लिख सकते हैं। खतरनाक के लिए हेजार्डस वर्ड है हमारे पास। पेरिलस है, पार्लस है, मीनेसिंग है। ये सारे वर्ड जो है खतरनाक के लिए हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। कोई भी ऐसी चीज जो अनसर्टेन है वो क्या हो सकती है? रिस्की हो सकती है ना। जो रिस्की है, बड़ा रिस्की है, डाइसी है। भाई बहुत रिस्की है, डाइसी है, इसलिए डेंजरस है। ठीक है। अच्छा, अब एक थोड़ा सा यहाँ देखना, जो चीज आपके लिए डेंजरस होती है क्या वो आपके लिए हार्मफुल होगी? ये सब डेंजरस है तो आपके लिए हार्मफुल है ना। तो ध्यान से देखो, जो आपके लिए हार्मफुल है उसके लिए हमारे पास वर्ड है डेट्रीमेंटल। जो हार्मफुल है डेट्रीमेंटल है, डिलीटरियस है। ठीक है। इंजूरियस कॉमन वर्ड है, सुना होगा, जैसे स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, है ना। धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। अच्छा, हार्मफुल है, हार्मफुल है तो मैंने कहा कोई व्यक्ति मेरे लिए हार्मफुल है, तो वो व्यक्ति कैसा है? आप कह सकते हैं कोई बीमारी है, कोई व्यक्ति मेरे लिए बड़ी खतरनाक है। मेलाइन है, मेलिग्नेंट है, मेलेवोलेंट है, मेलिशियस है, मेलिफिसेंट है। यहाँ पर आप देख रहे हैं सारे वर्ड्स किससे स्टार्ट हो रहे हैं? मेल से। एमएल हमेशा बैड का सेंस देता है। अच्छा, ये मेरे लिए खतरनाक क्यों है? क्योंकि इनके लिए मेरे मन में शायद क्या भरा है? बदला। तो ये सब कैसे हो जाएंगे? रिवेंजफुल। रिवेंजफुल कह लें या वेंजफुल कह लें। ठीक है। ये मेरे लिए कैसे हो जाएंगे? विंडिक्टिव। विंडिक्टिव मेरे लिए बदले की भावना है इनके मन में, तो कैसे हो जाएंगे? बेनफुल। हार्मफुल है ना, तो बेनफुल और बेलफुल। क्योंकि इनके मन में मेरे लिए हार्श फीलिंग है, एनिमोसिटी है, हॉस्टिलिटी है, ग्रज है, एंगर है। तो ये सब मेरे लिए हार्मफुल हो जाएंगे, वेंजफुल और रिवेंजफुल, विंडिक्टिव हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब ये हार्मफुल है, मैंने कहा कोई एक केमिकल है जो बड़ा टॉक्सिक है। टॉक्सिक है मतलब नॉक्शियस है, हार्मफुल है। बच्चों को दूर रखना है इससे, क्योंकि कैसा है वो? डेट्रीमेंटल है, डिलीटरियस है। अच्छा, तो अब वो जहरीला है, तो जहरीला को क्या हो जाएगा? वेनम। वेनम का एडजेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा? वेनमस। ऐसे ही आप क्या कहेंगे? पॉइजन। तो पॉइजन का एडजेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा? पॉइजनस। कोई चीज जहरीली है, जहरीली है तो मैंने कहा जानलेवा है, जानलेवा है तो क्या हो जाएगा? फेटल है ना, लीथल है और डेडली है। फेटल है, लेथल है और डेडली है। ये सारे वर्ड्स हम नेगेटिव सेंस में बच्चों यूज कर सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये सारे वर्ड्स हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक बात सुनो, आपने यहाँ दिखा
इस केस में यहाँ पर एक वर्ड और आ सकता है, किसके लिए? हैजार्डस के लिए। यहाँ पर लिख रही हूँ मैं ट्रीचरस। ट्रीचरस वर्ड भी किसके लिए आता है? डेंजरस के लिए। हालांकि किस केस में डेंजरस? कोई जैसे रिवर है, कोई पॉन्ड है, कोई बीच है, वो बहुत तेज बारिश की वजह से, किसी भी नेचुरल कारण की वजह से बहुत ज्यादा रिस्की हो गया, डाइसी हो गया, है ना, बीच के पास मत जाना, ऐसे इंस्ट्रक्शन लिखी गई या फिर सरकार के आदेश दिए कि बहुत तेज बारिश हो रही, किसी को बीच के पास नहीं जाना, क्योंकि इट हैज बिकम ट्रीचरस बिकॉज ऑफ हैवी रेन, क्योंकि वो क्या हो गया है, खतरनाक हो गया है हैवी रेन की वजह से। ट्रीचरस का दूसरा मीनिंग देखो, ट्रीचरस का एक मीनिंग तो क्या है? डेंजरस, और दूसरा मीनिंग क्या है इसका? दूसरा मीनिंग है इसका अनफेथफुल। अनफेथफुल मतलब ये धोखेबाज है, तो ये क्या हो जाएगा? डिसलॉयल। ये डिसलॉयल हो जाएगा, ट्रेटरस हो जाएगा, ट्रेटरस हो जाएगा, ठीक है, एडल्ट्रस हो जाएगा, ओके, एडल्ट्रस हो जाएगा। एडल्ट्रस किसको कहते हैं? जो एडल्ट्री को फॉलो करता है, जो एडल्ट्री को फॉलो करता है उसको आप एडल्ट्रस कहते हैं। अब एडल्ट्री का मतलब क्या है? हस्बैंड या वाइफ में से किसी के भी द्वारा एक दूसरे को धोखा दिया जाना, ठीक है, हस्बैंड या वाइफ में से किसी को भी धोखा दिया जाना, उसको क्या कहेंगे आप? एडल्ट्री कहेंगे, ओके। अच्छा, अब हम इससे कुछ और वर्ड्स याद करने की कोशिश करें। देखो ध्यान से, हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा यहाँ पर एडल्ट्रस, एडल्ट्री, ठीक है। तो एडल्ट्री जहां फॉलो होती है, ऐसे व्यक्ति धोखेबाज है, तो एडल्ट्रस होगा। इसका मतलब बच्चों, उनके बीच में क्या है? बेवफाई है ना। तो बेवफाई के लिए वर्ड कौन सा आ गया आपके पास? इनफिडेलिटी। इनफिडेलिटी, ठीक है, बेवफाई। तो बताओ इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? फिडेलिटी। फिडेलिटी का मतलब क्या हो जाएगा? वफा। फिडेलिटी, अब ये FIDE विश्वास के लिए आता है। इनफिडेलिटी बेवफाई और फिडेलिटी वफा, ठीक है। चलो, इसकी स्पेलिंग गलत थी, स्पेलिंग मैंने यहाँ लिख दी है, आंसर हो गया आपका फर्स्ट, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखो, डैश SDO इज द हेड ऑफ द सब डिवीजन ऑफ डैश गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। बच्चों यहाँ पर यू हैव टू चूज वन ऑप्शन जिसमें दोनों ही ब्लैंक जो है वो सही सही भरे जाएं। ऐसा किस में है? 1 में, 2 में, 3 में या 4 में? तो देखो SDO इज द हेड ऑफ, अब ये जो SDO है ये कैसी नाउन है? ये आपकी काउंटेबल सिंगुलर नाउन है बच्चों। काउंटेबल है तो आर्टिकल आना चाहिए। कौन सा आर्टिकल आएगा? ये स्टार्ट तो S से हो रहा है लेकिन बोलने में क्या आएगा? S। मतलब साउंड कैसा हो गया? वोवल साउंड। साउंड हो गया आपका वोवल साउंड, ठीक है। तो वोवल साउंड से अगर हमारा कोई वर्ड स्टार्ट होता है तो हम क्या लगाते हैं? एन। और अगर कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होता है तो क्या लगाते हैं? ए, ठीक है। जैसे मान लो हमने देखा यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है, यूनिवर्सिटी, ठीक है। हमने यहाँ लिखा EWE, हमने लिखा YEAR, हमने लिखा MLA, हमने लिखा LLB, है ना, हमने लिखा वन आइड मैन, ठीक है, और हमने लिखा एक्सरे मशीन, ओके, और हमने लिखा ऑनेस्ट बॉय, ओके। देखते हैं चलो यहाँ पर क्या क्या आएगा। जब हम पहले वर्ड की बात करते हैं, किससे स्टार्ट हो रहा है? ये स्टार्ट हो रहा है ई से, होने को तो क्या है? ये वोवल साउंड, ठीक है। देखो जब हम इन सारे वर्ड्स को देख रहे हैं तो इसकी स्पेलिंग देखो किससे स्टार्ट हो रही है? स्पेलिंग स्टार्ट हो रही है वोवल से। स्पेलिंग स्टार्ट हो रही है वोवल से, तो वोवल कौन कौन से होते हैं? A E I O U वॉवल्स होते हैं, है ना। स्टार्ट किससे हो रहा है? वॉवल से। लेकिन साउंड किसका आ रहा है बच्चों? य का, और यह क्या है? व्यंजन। यह क्या है? व्यंजन। सेम चीज यहाँ हो रही है, ई से स्टार्ट हो रहा है लेकिन बोलने में क्या आ रहा है? यू। यू, ये ईव नहीं है। अगर हम इसकी बात करें ना, जैसे क्रिसमस ईव होता है, ईव, तो ये तो स्टार्ट भी ई से हो रहा है और बोलने में भी ई आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए यहाँ पर एन आ जाएगा, है ना। यहाँ देखो, यहाँ पे किससे स्टार्ट हो रहा है? यू से, लेकिन बोलने में क्या आ रहा है? व्यंजन। यहाँ स्टार्ट किससे हो रहा है? वॉवल से, लेकिन बोलने में क्या आ रहा है? यू कॉन्सोनेंट आ रहा है। अब इसको बोलना आना चाहिए आपको। अगर आप इसको बोलते हो ईयर, अगर आप इसको ईयर बोलते हो तो ये गलत है बच्चों, इसको बोला जाता है ईयर, इसको बोला जाता है ईयर, ये सही है। तो य से स्टार्ट हो रहा है, साउंड किसका आ रहा है? देखो तीनों में साउंड किसका आ रहा है? कॉन्सोनेंट का, इसलिए क्या आना चाहिए? ए ए ए। ये क्या होता है? ये होता है अ फीमेल शीप।
एक फीमेल शीप को क्या कहा जाता है? यू कहा जाता है। एक फीमेल शीप को यू कहा जाता है, मादा भेड़ जिसको आप कहते हैं, ठीक है? यहाँ देखो साउंड अब किससे स्टार्ट हो रहा है? कॉन्सोनेंट से। ए ई आई ओ यू के अलावा है कॉन्सोनेंट से, बट साउंड किसका आ रहा है? वोवल आ रहा है, तो वोवल साउंड देखना है। अब इसको कैसे लिखा जाएगा? एम, इसको कैसे लिखा जाएगा? एल। तो बोलने में तो वोवल आ रहा है, इसलिए क्या आएगा? एन एम एल ए और एन एल एल भी आना चाहिए, ठीक है? साउंड देखना है आपको। ये स्टार्ट तो वॉल से हो रहा है, लेकिन बोलने में क्या आ रहा है? वन व्यंजन आ गया, इसलिए क्या आएगा? अ वन आइड मैन। ये स्टार्ट किससे हो रहा है? कॉन्सोनेंट से, लेकिन बोलने में क्या आ रहा है? ए एक्स। ए आ रहा है, मतलब क्या आएगा? एन एक्सरे मशीन। ऑनेस्ट, देखो स्टार्ट कॉन्सोनेंट से हो रहा है, लेकिन बोलने में क्या आ रहा है? ओ। ऑनेस्ट, तो क्या आ जाएगा? एन ऑनेस्ट बॉय। और यहाँ पर इसको ईव बोला जाएगा, तो ये स्टार्ट भी ई से हो रहा है और बोलने में भी ई आ रहा है, तो एन आएगा। आई होप दिस इज क्लियर। तो अब जब हम देखते हैं यहाँ पर कि पर्टिकुलर ब्लैंक में कौन सा आर्टिकल आना चाहिए, तो एस क्या आना चाहिए? एन। तो यहाँ तो क्लियर हो गया, एन एस डी ओ, ठीक है? NSDO is the head of the subdivision of dash government organization। बताओ क्या आएगा? ऑफ डैश गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। कहीं पर देखो द दे रखा है क्या? द तो कहीं भी नहीं दे रखा। अब क्या मैं इसको बिना आर्टिकल के छोड़ सकती हूँ? नहीं, है ना, बिना आर्टिकल के नहीं छोड़ सकते। और बाद में क्या आ रहा है? ए आ रहा है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहां पहले एन और बाद में ए आ रहा हो? पहले एन नो आर्टिकल काट दो, नो आर्टिकल ए काट दो, एन और ए। आंसर क्या हो जाएगा आपका? थर्ड। एनएसडी इज द हेड ऑफ द सब डिविजन ऑफ अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? चले आगे देखो। if his father will give money he will buy a sports bike। बट जो ये कंडीशनल सेंटेंसेस का कंडीशनल सेंटेंसेस जो टॉपिक है वहां से ये क्वेश्चन लिया गया है। तो हमारी जो ओपन कंडीशन होती है बच्चों, ओपन कंडीशन, ओपन कंडीशन क्या कहती है? ओपन कंडीशन कहती है आपसे कि अगर आपका इफ वाला जो क्लॉज है, इफ के साथ में कौन सा टेंस आता है आपका? प्रेजेंट सिंपल टेंस। इफ के साथ आता है प्रेजेंट सिंपल, और दूसरी तरफ क्या आता है? या तो आप इसको ऐसे देख लें, फ्यूचर सिंपल टेंस आता है, या तो आप इसको देख लें फ्यूचर सिंपल टेंस और मॉडल सिंपल। मॉडल की सिंपल सिंपल फॉर्म, मॉडल की सिंपल फॉर्म कौन सी होती है? विल हो गई, कैन हो गई, मे हो गया, शैल हो गया। और मॉडल्स के बाद में क्या आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये बात तो सबको पता है, मॉडल्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो अगर मुझे इधर मॉडल की सिंपल फॉर्म दे रखी, इधर पास्ट टेंस दे दिया तो गड़बड़ हो गई, इधर प्रेजेंट सिंपल, इधर मॉडल की पास्ट फॉर्म दे दी तो गड़बड़ हो गई। तो मैं कैसे पहचानूं? तो हमें पहचानना यहाँ पर गलती क्या है। इधर देखो क्या आ रहा है? विल बाय, मतलब विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रहा है। यहाँ आ रहा है विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इधर क्या आना चाहिए था? प्रेजेंट सिंपल। जबकि यहाँ क्या आ गया? हिज फादर विल गिव मनी। तो कौन सा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा? इफ हिज फादर गेव मनी, वर्ब की सेकंड फॉर्म में काट दो। इफ हिज फादर गिव्स मनी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और यस लग रहा है, सही है। और इफ हिज फादर गिव मनी, फादर के साथ गिव नहीं आएगा, गिव्स आएगा, ये भी गलत हो गया। आंसर कौन सा होगा? सेकंड। कौन कौन से सेंटेंसेस किस तरह के आते हैं इसमें? ऐसा कुछ भी जो वर्तमान में जो आपने सेंटेंस बोला है उसके ऊपर डिपेंड हो, मतलब आपकी वर्तमान में अगर कंडीशन पूरी हो गई तो आपका जो सेंटेंस है वो कंप्लीट हो जाएगा, आपकी जो घटना है वो कंप्लीट हो जाएगी। जैसे मैंने कहा इफ इट रेन्स टुमारो आई विल नॉट गो टू ऑफिस, तो मेरा ऑफिस जाना या ना जाना किस पे डिपेंड करता है? बारिश के होने पर। इफ यू वर्क हार्ड यू विल डेफिनेटली सक्सीड, अगर आप मेहनत करोगे तो आप सफल जरूर होगी, है ना? इफ यू गिव मी मनी आई विल बाय बाय समथिंग, अगर तुम मुझे पैसे दोगे तो मैं ये खरीद लूंगा, ठीक है? तो आपका जो एक्शन है वो किस पर डिपेंड करता है? आपकी कंडीशन पर, उसको आप ओपन कंडीशन बोलते हैं। बाकी डिटेल में कंडीशनल सेंटेंसेस देखेंगे कभी, ठीक है, जब मैं टॉपिक्स आप लोगों के लिए डालूंगी तब। मोहन इंसिस्टेड टू गो देयर, इंसिस्ट का मतलब होता है बहुत ज्यादा याचना करना, रिक्वेस्ट करना, अर्ज करना, बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करना। तो आपसे पूछना चाह रहा है कि इन गिवन फोर सेंटेंसेस में से जो रेड में आपको दे रखे हैं, कौन सा तरीका सही है इंसिस्ट को यूज करने का? कैसे यूज करें कि हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाए? एरर इज विद द प्रीपोजिशन, क्या एरर आपकी प्रीपोजिशन के साथ है? क्या हमने इंसिस्ट के साथ टू को गलत लगा दिया? एरर इज विद द टेंस, के टेंस गलत है कि हाँ वही वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आनी चाहिए, ऐसा कुछ। एरर इज इन द सेंटेंस फॉर्मेशन, क्या सेंटेंस फॉर्मेशन गलत है? या एरर इज विद द वर्ब, या फिर वर्ब ही गलत ले ली? तो देखो हम टेंस और वर्ब तो नहीं बता सकते, हमें क्या पता कौन सी दूसरी वर्ब लगानी है यहाँ पे, और हमें क्या पता किस टेंस में बात कर रहे हैं वो, तो ये तो दोनों हो नहीं सकते, ठीक है? फिर देखो और बताओ,
पहला है या थर्ड है? तो एरर इज विद द प्रीपोजिशन, द करेक्ट सेंटेंस शुड बी लाइक मोहन इंसिस्टेड गो देयर। इन्होंने तो प्रीपोजिशन ही नहीं लगाया, प्रीपोजिशन ही गायब कर दिया, गलत होगा ये गलत हो गया और ये गलत हो गया। आप थर्ड देखो, आप कह रहे हैं मोहन इंसिस्टेड ऑन गोइंग देयर। भाई ये इंसिस्ट ऐसे यूज होता है, कैसे यूज होता है? देखो इंसिस्ट, इंसिस्ट ऑन। इसी तरीके से हम बात करें ऑब्जेक्ट टू, उसी तरीके से हम लिखें विद अ व्यू टू। ठीक है, ये कुछ कॉम्बिनेशंस हैं। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें अकस्टम्ड टू। ठीक है, अकस्टम्ड टू, बी प्लस यूज्ड टू, है ना। और हम लिखें लुक फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड टू। इन सब के बाद में क्या आता है? इन सब के बाद में आती है नाउन। अब मेरे पास नाउन नहीं है, वर्ब है। वर्ब का नाउन बनाने के लिए मैं क्या करती हूँ? वर्ब की आईएनजी फॉर्म बना देती हूँ, जिसको क्या नाम दिया जाता है? जेरंड नाम दिया जाता है। तो इन सब के बाद में क्या आएगा? वर्ब की आईएनजी फॉर्म। इंसिस्ट ऑन डूइंग समथिंग, ऑब्जेक्ट टू डूइंग समथिंग। ठीक है, with a view to doing something, accustomed to doing something, be used to doing something, look forward। सबसे ज्यादा आप इन दोनों को ध्यान रखो, look forward to और be used to, इन दोनों के साथ अक्सर गलती होती है। भाई मैं क्या कहूंगी? मैं कहूंगी I am used to drive on highways। मतलब मैं हाईवेज पर गाड़ी चलाने की आदी हूँ, मुझे गाड़ी चलाने की आदत है हाईवेज पर। गलत हो जाएगा, क्योंकि अब मैंने पढ़ लिया कि यूज टू के बाद में क्या आता है? ड्राइविंग आएगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो आई एम यूज टू ड्राइविंग ऑन हाईवेज, मुझे हाईवेज पर गाड़ी चलाने की आदत है। इस तरीके से यूज होगा। ठीक है, चलिए तो ये वाला आपका सही हो गया आंसर थर्ड। नेक्स्ट देखते हैं, हैड आई नोन दैट यू वर प्लानिंग टू विजिट मी। यहाँ पर इस सेंटेंस में बच्चों इन्वर्जन किया हुआ है। इन्वर्जन कैसे किया हुआ है? ये सेंटेंस आपका ऐसे होगा, इफ आई हैड नोन, इफ आई हैड नोन। अब देखो हमारी कंडीशन है एक, कौन सी कंडीशन होती है? क्लोज्ड कंडीशन। क्लोज्ड कंडीशन, उसमें क्या होता है? इफ के साथ में तो आता है पास्ट परफेक्ट टेंस। इफ के साथ में आता है पास्ट परफेक्ट टेंस, जो कि कैसे बनता है? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनता है। और दूसरी तरफ आएगा आपका मॉडल परफेक्ट। मॉडल परफेक्ट बच्चों कैसे बनता है? मॉडल की पास्ट फॉर्म आती है, जैसे विल की वुड हो गई, ठीक है, कैन की कुड हो गई, शैल की शुड हो गई, ऐसे ही माइट हो गया, इस तरह से। और इन सब के बाद क्योंकि परफेक्ट है ना, तो परफेक्ट कैसे बनता है? हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से। मॉडल्स के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसलिए हमेशा हैव आएगा, हैज नहीं आ सकता, हैड नहीं आ सकता। ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर है। अब जब मुझे पता लग गया कि इसका इफ आई हैड नोन का इन्वर्जन किया है। इन्वर्जन कैसे होता है? इन्वर्जन में क्या होता है? इन्वर्जन में इफ को तो क्या कर दिया जाता है? रिमूव कर दिया जाता है। इफ तो हो गया रिमूव, और सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब की जगह क्या हो जाता है? हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, और उसके बाद आ जाती है मेन वर्ब अगर है तो। ठीक है, तो इसका इन्वर्जन कैसे हो गया? इफ को हटा दिया मैंने, इफ को हटा दिया, देखो आई हेड का क्या हो गया? हेड आई, और आ गई यहाँ पर मेन वर्ब। तो ये इससे मुझे ये पता लग रहा है कि कंडीशन कौन सी है? क्लोज्ड कंडीशन है। तो ठीक है, इधर पास्ट परफेक्ट आ गया, तो दूसरी तरफ क्या आना चाहिए था? मॉडल परफेक्ट। ठीक है, दूसरी तरफ क्या आना चाहिए था? मॉडल परफेक्ट। आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। आई शुड हैव डन ऑल द नेसेसरी अरेंज। फिर भी आपको क्या करना चाह रहा है? इंप्रूव करवाना चाह रहा है सेंटेंस को। तो मतलब कुछ ना कुछ और मिस्टेक है यहाँ पर। तो देखो आप कह रहे हैं कि भाई अगर मुझे पता होता कि तुम मुझसे मिलने आने का प्लान कर रहे हो, तो मैं सारे जरूरी अरेंजमेंट्स कर लेता। उसके लिए क्या आता है? डन नहीं आता पहली बात, तो ये तो हो गया गलत। मेड आता है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन मस्ट हैव मैं जरूर कर लेता। शुड हैव कर लेना चाहिए था, या कर लेता? कर लेता के लिए क्या आएगा? वुड हैव, मैं ऐसा कर लेता। देखो यहाँ पर आ रहा है थोड़ा ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन नहीं करता तो कुछ हो जाता क्या? भाई कुछ नहीं होता। और यहाँ आ रहा है चाहिए, ये एडवाइस है। ये तो सिंपली कह रहा है मैं ऐसा कर लेता, विल की पास्ट फॉर्म। तो आंसर क्या होना चाहिए? सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द सुमो रेसलर सीम्ड टू बी इनकेपेबल डैश बीइंग टायर्ड।
अब जो सूमो पहलवान है, जो रेसलर है, कैसा प्रतीत होता है? ऐसा लगता है मानो वो इनकेपेबल है थकने के, इनकेपेबल डैश बीइंग टायर्ड। तो इनकेपेबल के साथ, ठीक है, कांग्रेचुलेट ऑन हो गया, थिंक ऑफ हो गया, थिंक ऑफ या अबाउट, है ना? ऐसे ही अवेयर ऑफ, अवेयर ऑफ। तो इनकेपेबल ऑफ बीइंग टायर्ड, यहाँ पर क्या आएगा? इनकेपेबल ऑफ बीइंग टायर्ड, ठीक है? जैसे आई कांग्रेचुलेटेड मैरी, देखो सेंटेंस कैसा आएगा? सेंटेंस ऐसा आएगा, आई कांग्रेचुलेटेड, आई कांग्रेचुलेटेड मैरी टू विन द रेस। तो बच्चों ये गलत हो जाता है ना? अब इन सब के बाद में क्या आएगा? आईएनजी फॉर्म आएगा, है ना? तो आई कांग्रेचुलेटेड मैरी, आई कांग्रेचुलेटेड मैरी, तो इसके साथ क्या है? कांग्रेचुलेट के साथ ऑन है, थिंक के साथ ऑफ या अबाउट या वेयर के साथ ऑफ है। तो आई कांग्रेचुलेटेड मैरी, पहली बात तो ये गलत यूज कर दिया, क्या आएगा? ऑन। अब जैसे ही ऑन आ गया बच्चों, आप एक चीज समझो कि प्रीपोजिशन के बाद में या तो नाउन आता है या प्रोनाउन आता है या नाउन फ्रेज आता है, वर्ब तो कभी आती ही नहीं है, वर्ब तो नहीं आती। अब ठीक है, वर्ब नहीं आती, लेकिन मैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर इसको जेरंड बना सकती हूँ ना, और जेरंड एक तरीके का नाउन ही तो होता है। तो मुझे इसे ठीक करना है, कैसे करूं? इस विन को क्या कर दो? विनिंग कर दो, तो सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आई कांग्रेचुलेटेड मैरी ऑन विनिंग द रेस, ठीक है, इस तरीके से बनेगा। नेक्स्ट देखो, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। इसमें ग्रामेटिकल एरर कहाँ है? आई हैड डन माई कुकिंग व्हेन विष्णु केम टू सी मी। तो देखो यहाँ पर दो एक्शंस हो रहे हैं पास्ट में। आपने कहा विष्णु केम टू सी मी, ये हो गया वर्ब की सेकंड फॉर्म, और आई हैड डन माई कुकिंग, मैं अपनी कुकिंग पूरी कर चुकी थी या कर चुका था, ये पहले नंबर पे हो रहा है, ये दूसरे नंबर पे हो रहा है। तो यहाँ पर आना चाहिए था हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यहाँ आना चाहिए था वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो विष्णु केम टू सी मी वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, और मेरा खाना पक चुका था हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रहा है, नो एरर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एवरी टाइम ही टोल्ड द जोक पीपल वुड फॉल डैश लाफिंग, जब जब वो जोक सुनाया करता था लोग बहुत ज्यादा हंसा करते थे। मतलब अब देखो हमारा एक फ्रेज है, हमारा एक फ्रेज है फॉल अबाउट, फ्रेज है हमारा फॉल अबाउट, ठीक है, जिसका मीनिंग क्या होता है? टू लाफ अनकंट्रोलेबली, इसका मतलब होता है टू लाफ अनकंट्रोलेबली। इट मीन्स अनकंट्रोलेबली का मतलब क्या है? अनकंट्रोलेबली का मतलब है योर एंटायर बॉडी इज मूविंग अनकंट्रोलेबली एंड बहुत जोर जोर से हंसी आ रही है आपको। तो ठीक है, जब जब वो जोक सुनाया करता था लोग जो है पेट पकड़ के हंसा करते थे, बहुत हंसा करते, तो क्या आ जाएगा? अबाउट आ जाएगा, ठीक है। देखो फॉल अपार्ट का मतलब होता है टू ब्रेक इन टू पीसेस, जब फॉल के साथ अपार्ट का यूज हो जाता है ना, तो फॉल अपार्ट का मतलब होता है टू ब्रेक इन टू पीसेस, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाना किसी चीज का, ठीक है। और फॉल इन लव बोलते हैं जैसे आप, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, यहाँ पर हमारा एक पैराजम्बल का क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। कैसे इसको सॉल्व करते हैं? कुछ ग्रामर से, है ना, कुछ अंडरस्टैंडिंग के बेस पे, कुछ आर्टिकल्स के बेस पर, ठीक है। चलो देखते हैं। By the end of the 19th century, urbanization had drastically changed the social fabric of cities. ठीक है, ये एक स्टैंडअलोन सेंटेंस लग रहा है, क्या कह रहा है? By the end of 19th century, 19वीं शताब्दी के अंत तक अर्बनाइजेशन, जो शहरीकरण हुआ था, had drastically changed, मतलब बहुत ज्यादा ड्रामेटिकली चेंज कर दिया था इसने पूरा सोशल फैब्रिक, पूरा समाज, है ना, ऑफ सिटीज, सिटीज का सारा समाज इसने चेंज कर दिया था अर्बनाइजेशन ने। दिस ट्रांसफॉर्मेशन वॉज अकम्पनीड बाय सिग्निफिकेंट चैलेंजेस, ये जो परिवर्तन आया था ना, उसके साथ और क्या जुड़ा था? सिग्निफिकेंट चैलेंजेस के साथ आया था ये ट्रांसफॉर्मेशन। तो दिस हो गया, दैट हो गया, दिस दैट दीज दोज, ये कभी भी स्टैंड अलोन नहीं होते, ये किसी ना किसी के लिए आए होंगे। दिस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, मतलब बी से मेरा सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता, और दे भी नहीं रखा, ए से और सी से सेंटेंस स्टार्ट दे रखा है, तो या तो ए स्टैंड अलोन है या सी है, दोनों में से देखते हैं बेहतर कौन सा है। Rapid industrialization led to the growth of factories and an increase in job opportunities. इतना तेजी से जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ ना, उसने फैक्ट्रीज और जॉब अपॉर्चुनिटीज में एक बहुत बड़ा ग्रोथ लेकर आया था, ठीक है।
हाउएवर इट आल्सो रिजल्टेड इन ओवरक्राउडिंग, हालाँकि इसका एक रिजल्ट और निकला कि बहुत ज़्यादा भीड़ जमा हो गई, पुअर लिविंग कंडीशंस, लोगों की पुअर लिविंग कंडीशन हो गई। भई इतने सारे लोग जब एक ही जगह पर आकर रहने लग जाएँगे, गंदगी भी होगी, है ना? रिसोर्सेज़ भी उनको कंप्लीट नहीं मिलेंगे और उनका जो लाइफ़स्टाइल है बहुत ही ज़्यादा डिटेरियोरेट हो जाएगा। एंड सोशल अनरेस्ट, बहुत ज़्यादा सोशल अनरेस्ट मतलब लड़ाई झगड़े भी बहुत होने लग गए। मैनी पीपल मूव फ्रॉम रूरल एरिया टू सिटीज इन सर्च ऑफ बेटर प्रोस्पेक्ट्स, बहुत सारे लोग जो है उन्होंने मूव करना शुरू कर दिया गांव से सिटी की तरफ, इन सर्च ऑफ बेटर प्रोस्पेक्ट्स, बेहतर संभावनाओं की खोज में उन्होंने गांव से शहरों में आना शुरू कर दिया। ठीक है, तो जब हम कहते हैं कि सी में, तो इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो इतना तेजी से हुआ ना, उसकी वजह से जॉब अपॉर्चुनिटीज और फैक्ट्रीज में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई, ठीक है? अब ग्रोथ हुई तो क्या हुआ, इधर ग्रोथ हुई तो बहुत सारे लोग गाँव से शहरों की तरफ आए बेहतर प्रोस्पेक्ट्स के लिए, है ना? बेहतर अपॉर्च्युनिटीज़ के लिए। फिर क्या कह रहे हैं ये कि ये तो हुआ, फिर 19वीं शताब्दी के अंत तक अर्बनाइजेशन ड्रास्टिकली चेंज कर दिया इसने पूरे समाज के स्तर को सिटीज़ में। तो देखो पहले लोग गाँव से शहरों में आएँगे तभी तो सिटीज़ की बात होगी। फिर दिस ट्रांसफॉर्मेशन, कौन-सा ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो हुआ था, लोग गाँव से शहरों में आ गए थे, अर्बनाइजेशन हो गया था, पूरा समाज का स्ट्रक्चर बदल गया था। ये जो काया-पलट हुई थी ना, वो अच्छी तो थी लेकिन उसके साथ कुछ सिग्निफिकेंट चैलेंजेस भी आए थे, है ना? फॉर द इन्हेबिटेंट्स ऑफ दिस सिटी। इन्हेबिटेंट्स कौन होता है? रहने वाले, ठीक है? रहने वाले, उनको डेनिज़न भी कहते हैं आप, सिटीज़न भी कहते हैं, डेनिज़न, ठीक है? ऑफ दीज सिटीज, बी में आ गया। फिर हालांकि इट आल्सो रिजल्टेड इन ओवरक्राउडिंग, है ना? हाउएवर इससे और क्या हुआ, ओवरक्राउडिंग हुई, पुअर लिविंग कंडीशंस हुई एंड सोशल अनरेस्ट हुआ। तो हमारा सही सही सीक्वेंस कौन सा बनना चाहिए? थर्ड, सी ई ए बी डी, डी लास्ट में आना चाहिए, ठीक है? अच्छा, हमारा नेक्स्ट 10th क्वेश्चन है, बिफोर शी बिगेन शी आस्क्ड द टीचर वेदर शी राइट विद अ पेन और अ पेंसिल। इससे पहले कि वो शुरू करती है, उसने अपने टीचर से पूछा कि भाई उसको पेन से लिखना चाहिए या पेंसिल से। तो टूल के लिए हम किसका यूज करते हैं? विद का। लेकिन वो सजेशन मांग रही है ना, सजेशन मांग रही है और यहाँ पर क्या आ रहा है? पास्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो वैसे भी किसी भी कीमत पे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में राइट नहीं आ सकता। सिंगुलर सब्जेक्ट अगर हमारा है, अगर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस आता है ना? अगर प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर क्या है? पास्ट सिंपल। कैन आ नहीं सकता, शी डिड राइट नहीं आएगा, डिड भी और वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी। और शी रोट नहीं, वो पूछ रही है, सजेशन मांग रही है कि शी शुड राइट, वेदर शी शुड राइट विद अ पेन और अ पेंसिल, ठीक है? नेक्स्ट देखो, ग्रामेटिकल एरर फाइंड आउट करनी है बच्चों इसमें। रवीना हैज मेड अप हर माइंड, मतलब रवीना ने कुछ डिसाइड किया था। टू कैरिड मिनिमम लगेज विद हर, उसने डिसाइड किया था कि वो मिनिमम लगेज अपने साथ लेगी। तो टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये कैरिड नहीं होना चाहिए, कैरी होना चाहिए। टू कैरी थर्ड में एरर है, ठीक है? देखिए यहाँ पर हमारा एक क्लोज टेस्ट है बच्चों, इसको हम पढ़ते हैं। ओके, प्रोफेसर निर्मल के गांगुली, ये नाम है एक प्रोफेसर का, है ना? प्रोफेसर निर्मल के गांगुली, जो कि फॉर्मल डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, मतलब आईसीएमआर के क्या थे? फॉर्मल डायरेक्टर जनरल थे, है ना? वॉज द गेस्ट, अब ये जो मिस्टर गांगुली है वो मेहमान बनकर आए थे, गेस्ट ऑफ ऑनर, गेस्ट ऑफ ऑनर बन के आए थे। ये कोई यहाँ पर एक फंक्शन, एक प्रोग्राम की बात हो रही है, ठीक है? जिसको क्या बोला जा रहा है? SYNCHN 2024, जैसे समिट्स वगैरह होते हैं, तो इसकी फुल फॉर्म दे रखी है, सिनर्जी इन साइंस बिल्ड थ्रू एलिमेंट्स ऑफ कोलैबोरेशन फॉर हाई क्वालिटी डेटा एंड एक्सपर्टीज इन एनसीआर बायोटेक क्लस्टर, ठीक है? तो इसी से पता लग रहा है कि किसी प्रकार के कोलैबोरेशन की बात हो रही है ना? हाई क्वालिटी डेटा एंड एक्सपर्टीज के कोलैबोरेशन की। इन हिज एड्रेस, एड्रेस का मतलब होता है जो वो स्पीच उन्होंने दी, है ना? लोगों से बात करी। उन्होंने अपनी स्पीच में, किसने? प्रोफेसर गांगुली ने हाईलाइट किया द डैश इंपॉर्टेंस ऑफ कोलैबोरेशन। उन्होंने कोलैबोरेशन की इंपॉर्टेंस पर डैश किया, हाईलाइट किया, बिटवीन एकेडमिक एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, बिटवीन एकेडमिक एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर्स इन द फील्ड ऑफ मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी। तो गांगुली साहब ने अपनी स्पीच में
एकेडमिक और इंडस्ट्रियल सेक्टर के बीच में कोलैबोरेशन के इम्पोर्टेंस को लेकर डैश को हाईलाइट किया। काहे में? इन द फील्ड ऑफ मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी। क्या होगा इससे? जब बात करेंगे हम एकेडमिक और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स की, तो बोथ आर वेरी क्रूशियल फॉर एनी एडवांसमेंट्स इन हेल्थ केयर। क्यों? क्योंकि देखो, ये तो क्या करेंगे, जो एकेडमिक सेक्टर है वो तो रिसर्च डेवलपमेंट ये सब कुछ करेगा, नई 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 टेक्नोलॉजीज को इमर्ज करेगा, और उसी चीज को इम्प्लीमेंट कौन करेगा? इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में। तो उस तरह की थेरेपीज बनेंगी, प्रोडक्ट्स बनेंगे, इससे क्या होगा? इससे इनोवेशन बढ़ेगा। और डिस्कवरी होता क्या है, कभी कभी डिस्कवरी तो हो जाती, रिसर्च तो हो जाती, बट उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। वो तो जो गैप है ना, उसको भी कम किया जा सकता है। वो गैप जो है वो भर जाएगा, और अल्टीमेटली क्या होगा? हमारा ह्यूमन हेल्थ सेक्टर जो है वो इम्प्रूव हो जाएगा। तो इसलिए उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट माना है इसको। ओके, ही कमेंडेड, कमेंड का मतलब होता है तारीफ करना, अपलॉड करना, प्रेज करना, ठीक है। उन्होंने तारीफ करी THSTI की, डैश इट्स एफर्ट्स, इनके, इट्स किसके लिए आ रहा है? इसके लिए, अपने एफर्ट्स के लिए, प्रयासों के लिए, इन ब्रिंगिंग टुगेदर स्टेक होल्डर्स। किस चीज की तारीफ करी भाई? कि आप स्टेक होल्डर्स को सबको एक साथ ले आए, है ना। ब्रिंगिंग टुगेदर स्टेक होल्डर्स फ्रॉम डाइवर्स एरियाज, अलग अलग एरियाज से आप लोगों को लेकर आए, विद अ शेयर्ड फोकस, ठीक है, विद अ शेयर्ड फोकस, पूरे फोकस के साथ ऑन बायो इनोवेशन, कि भाई हम बायो इनोवेशन कुछ नया क्रिएटिव करेंगे, इनोवेटिव करेंगे, एंड बायो मैन्युफैक्चरिंग, इन चीजों में कि हम कुछ नया करेंगे। डाइवर्स एरिया से आप स्टेक होल्डर्स को लेकर आए और शेयर्ड फोकस के साथ, ताकि हम कुछ इनोवेटिव कर सके और मैन्युफैक्चरिंग कर सके। प्रोफेसर गणेशन कार्तिकेयन, जो कि कौन है? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ THSTI, उन्होंने अपनी स्पीच में कहा, शेयर किया द विजन डैश SYNCHN 2024। इसके पीछे जो उनका विजन था ना, जो उनकी भावना थी, उसको उन्होंने शेयर किया अपनी स्पीच में। एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडस्ट्री पार्टनरशिप्स, और इंडस्ट्रीज के बीच में जो पार्टनरशिप है उसके सिग्निफिकेंस मतलब महत्व को बताया, इन एडवांसिंग ट्रांसलेशनल रिसर्च, ठीक है, बढ़ाने के लिए, एडवांस मतलब डेवलप करने के लिए, ट्रांसलेशन रिसर्च। प्रोफेसर कार्तिकेयन एम्फेसाइज्ड, प्रोफेसर कार्तिकेयन ने दबाव डाला THSTI के कमिटमेंट को लेकर, कमिटमेंट, ठीक है, और किस चीज का कमिटमेंट? टू लेवरेजिंग इट्स रिसर्च एक्सपर्टीज, ठीक है। लेवरेज का मतलब होता है किसी चीज को पूरी तरीके से यूटिलाइज करना, फायदा उठाना। तो इस चीज पर भी उन्होंने दबाव डाला कि आप कैसे रिसर्च एक्सपर्टीज का फायदा उठा सकते हो, इस चीज को लेकर कमिटेड है वो। एंड कटिंग एज फैसिलिटीज, कटिंग एज का मतलब होता है लेटेस्ट और मॉडर्न, बिल्कुल मॉडर्न फैसिलिटीज का, टू डैश इंडस्ट्री पार्टनर्स एंड फर्दर ट्रांसलेशनल रिसर्च एफर्ट्स। ही ऑल्सो एक्सप्रेस दिस ग्रेटिट्यूड, उन्होंने अपना आभार भी प्रकट किया टू DBT फॉर देयर सपोर्ट इन फैसिलिटेटिंग SYNCHN 2024। बाकी उन्होंने अपनी स्पीच में क्या करा? आभार प्रकट किया DBT के लिए, ठीक है, कि ताकि किसके लिए? जो इस समिट में उन्होंने जो सपोर्ट दिया था ना, इसको फैसिलिटेट मतलब एनकरेज करने के लिए, उसके लिए बहुत आभार प्रकट किया। इन हिज एड्रेस टू द गैदरिंग, और उन्होंने जो गैदरिंग, जो लोग इकट्ठा हुए थे, ऑडियंस थे वहां पर, उन लोगों को जो एड्रेस किया, स्पीच दी, उसमें उन्होंने क्या कहा? द राजेश गोखले अप्रिशिएटेड। अच्छा, राजेश गोखले ने अपनी एड्रेस में, जो कि लोगों को एड्रेस किया था स्पीच, उसमें क्या कहा? अप्रिशिएट किया द एफर्ट्स ऑफ THSTI इन होस्टिंग, कि भाई आपने ये जो प्रोग्राम है इसको होस्ट किया, THSTI इसके एफर्ट्स को अप्रिशिएट किया, बहुत तारीफ करी। बाय ब्रिंगिंग डैश अ डाइवर्स ग्रुप ऑफ स्टेक होल्डर्स, ध्यान से देखना, बाय ब्रिंगिंग डैश अ डाइवर्स ग्रुप ऑफ स्टेक होल्डर्स, यहाँ पर भी आया था बाय ब्रिंगिंग डैश स्टेक होल्डर्स, इसलिए हम पूरे पैसेज को पहले पढ़ते हैं। यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है। अब हम ऑप्शन को ना भी पढ़े तो यहाँ पर टुगेदर ही आएगा, ठीक है। ही हाईलाइटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ एकेडमिया इंडस्ट्री कोलैबोरेशन, उन्होंने प्रकाश डाला इंपॉर्टेंस को लेकर, किस चीज की? एकेडमिक और इंडस्ट्री कोलैबोरेशन जो हुआ है ना, जिसके बारे में ये पैसेज है, फॉर बायो इनोवेशन एंड सेड, और ये कहा दैट द NCR बायोटेक क्लस्टर इज वेल इक्विप्ड टू मीट इंडस्ट्री डिमांड्स, कि अब जो है, जो NCR बायोटेक क्लस्टर है वो काफी अच्छे से वेल इक्विप्ड है टू मीट इंडस्ट्री डिमांड्स को पूरा करने के लिए, ठीक है। तो जब हम पहले ब्लैंक पर आते हैं,
तो क्या है, पहले में है प्रोफेसर गांगुली हाईलाइटेड द डैश इंपॉर्टेंस ऑफ कोलैबोरेशन। इंपॉर्टेंस कैसा, डैश इंपॉर्टेंस, तो फिजिकल इंपॉर्टेंस होगा, मेडिकल इंपॉर्टेंस होगा, मेंटल होगा, क्रिटिकल होगा। क्रिटिकल, क्रिटिकल का मतलब है इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट मतलब क्रूशियल, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंस की बात हो रही, क्रूशियल, फिजिकल, मेडिकल, क्रिटिकल या मेंटल नहीं, ठीक है, आंसर होगा क्रिटिकल। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपका है ही कमेंडेड, उन्होंने टीएचएसटीआई की तारीफ करी, डैश इट्स एफर्ट्स, किसके लिए, किसके लिए, उसके एफर्ट्स के लिए, तो करेक्ट प्रीपोजिशन कौन सा होगा, फॉर, उसके एफर्ट्स के लिए तारीफ करी। थर्ड देखिए, इन हिज एड्रेस शेयर द विजन डैश, इसके पीछे क्या विजन है, तो उसके लिए पीछे के लिए क्या आएगा, बिहाइंड, बियॉन्ड होता है से परे, बिफोर होता है से पहले, बिसाइड का मतलब होता है बगल में, पास में, और बिसाइड्स होता है इन एडिशन टू, के अलावा, इन एडिशन टू के अलावा, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा बिहाइंड। फिर रिसर्च एक्सपर्टीज इन कटिंग एज फैसिलिटीज टू डैश इंडस्ट्री पार्टनर्स, टू के बाद क्या आता है, वर्क की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्क की फर्स्ट फॉर्म कहाँ पर है, एम्पावर, टू एम्पावर मतलब सशक्त करना, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, है ना। एंड लास्ट, पहले आपको बता दिया था ब्रिंग टुगेदर, क्योंकि पहले आपको दिया हुआ है यहाँ पर ब्रिंगिंग टुगेदर स्टेक होल्डर्स, तो ब्रिंग टुगेदर, ब्रिंगिंग टुगेदर। ग्लिम्स का मतलब होता है झलक, इमेजिनेशन का मतलब होता है कल्पना, और आउट मीन्स बाहर, ठीक है बच्चों। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द वर्ड दैट इज करेक्टली स्पेल्ड, हमें करेक्ट स्पेलिंग चुननी है, कौन सी करेक्ट स्पेलिंग है, इसको बोला जाता है मैकिवेलियन, मैकिवेलियन की ये वाली स्पेलिंग करेक्ट है, CHIAVELLIAN, ये होता है बहुत ही कनिंग, कनिंग बहुत होता है, चालाक होता है, ये लोगों को गुमराह करने में माहिर होता है, इसलिए आप इसको मैनिपुलेटिव भी कह सकते हैं, ये मैनिपुलेटिव होता है। इसका मतलब कैसा होगा, डिसऑनेस्ट होगा ना, धोखेबाज होगा, इसके दोहरे चेहरे हो सकते हैं, तो आप कहेंगे टू फेस्ड होता है, कहते हैं ना दोहरे चेहरे हैं, तो मिसलीड करता है, गुमराह करता है लोगों को, तो जो धोखेबाज होता है उसको क्या कहेंगे आप, डीवीएस कहेंगे, ठीक है। अभी क्योंकि डिसऑनेस्ट है, डिसऑनेस्ट तो वो ट्रीचरस हो जाएगा आपका, है ना, ट्रीचरस हो जाएगा, और आपने वर्ड लिखा था एडल्टरस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, हम ये कहें कि आर्टफुल है, तो सही बात है, आर्टफुल कैसे होते हैं, चालाक, आर्टफुल होते हैं चालाक लोग, ठीक है, बहुत चालाक, कनिंग होते हैं ये। तो फिर देखो भोले भाले के लिए कौन से वर्ड हमारे पास है, ये तो सब चालाक है, आर्टफुल, तो ये कैसे हो जाएंगे, जो चालाक नहीं होते, ये होते हैं आर्टलेस, आर्टलेस होते हैं, चाइल्ड लाइक होते हैं, बिल्कुल बच्चे के जैसे होते हैं, भोले होते हैं, तो आप कहेंगे नाइव है, नाइव क्यों, क्योंकि इनएक्सपीरियंस्ड है, इनएक्सपीरियंस्ड है, इमेच्योर है, इमेच्योर, इनोसेंट है, ठीक है, नाइव टायरो, नए नए हैं, नियोफाइट, नियोफाइट, इनएक्सपीरियंस है तो फ्रेशर हो सकता है, बिगिनर हो सकता है, क्रेड्यूलस, भोला भाला, जो क्रेड्यूलस होता है वो इनजेनुअस होता है, इनजेनुअस होता है, क्रेड्यूलस होता है, ठीक है। ग्रीन हॉर्न कहेंगे, ग्रीन हॉर्न, अच्छा जिसको एक्सपीरियंस नहीं होता उसके लिए इडियम क्या है, वेट बिहाइंड, वेट बिहाइंड द ईयर्स, सो कहते हैं आप जिसको एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, भोले भाले को मूर्ख को गलीबल कहते हैं, इनोसेंट होता है ये, ठीक है। अच्छा देखिए एक बार, ये क्या है आपका, इनजेनुअस, इनजेनुअस, तो अगर वर्ड दिखता है हमें इंडिजिनस, तो इंडिजिनस का मतलब होता है इंडिया से, याद करो जो इंडिया में बना है वो कैसा है, लोकल, स्वदेशी, लोकल है, ठीक है, और आप कहेंगे नेटिव है, और आप कह सकते हैं एबोरिजिनी। एबोरिजिन कौन होते हैं, एबोरिजिनी ऐसे लोग होते हैं जो वहीं के हैं, कहीं से आकर नहीं बसे हैं, है ना, इमिग्रेंट नहीं है, वहीं के हैं, लोकल लोग हैं, तो उसको एबोरिजिनी कहेंगे। ये तो है इंडिजिनस, ये है इंजीनियस, इन, ये इंजेनुअस, तो इंजीनियस क्या हो जाएगा, इंजीनियस। चलो एक काम करते हैं, इसको इधर लिखते हैं, ये कैसे हैं इंजीनियस, इधर
इंजीनियस इस लिस्ट में आ सकता है। क्यों? क्योंकि ये कैसे होते हैं? ये स्किलफुल होते हैं, एडroit। ये एडroit होते हैं, क्विक होते हैं, निम्बल होते हैं, अजाइल बहुत तेज होते हैं। ठीक है? क्योंकि आर्टफुल हो गए ना, चालाक हैं। स्किलफुल होता है, टैलेंटेड होता है, ये स्किलफुल एंड टैलेंटेड। स्किलफुल एंड टैलेंटेड एड्रॉइट होते हैं। एड्रॉइट का उल्टा क्या हो जाएगा? मेलेड्रॉइट। तो क्या मेलेड्रॉइट इधर आ सकता है? ये हो जाएंगे मेलेड्रॉइट। मेलेड्रॉइट कैसे? अनाड़ी, काम वाम करना आता नहीं इनको अच्छे से, तो ये क्या हो जाएंगे? क्लमजी। क्लमजी, बंगलिंग, लंपिश, लंपेन। ये सब कैसे हैं? अनाड़ी, इन्हें काम करना आता नहीं अच्छे से। चलिए ठीक है, तो ये वाले सारे वर्ड्स ये चालाक हैं, बहुत दिमाग लगाते हैं, ये बेचारे सब भोले-भाले हैं, है ना? 3 वर्ड्स मिलते-जुलते, इंजेनुअस, इंडिजिनस और इंजीनियस। इंजीनियस चालाक होते हैं, कनिंग होते हैं, मैनिपुलेटिव होते हैं, ठीक है? अच्छा देखो, जो बिल्कुल ऑनेस्ट होता है ना, ये लोग कैसे होंगे? भई जो चाइल्ड लाइक है, क्या आप कहेंगे ये ऑनेस्ट है? इनमें कोई छल-कपट नहीं है, तो ऑनेस्ट है तो कैंडिड हो जाएगा। कैंडिड हो जाएगा, है ना? स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएगा, बिल्कुल कैंडिड। और क्या कह सकते हैं आप? फोर्थ राइट। फोर्थ राइट, एकदम फ्रैंक है, चिकनी चुपड़ी बातें नहीं करते, एकदम सही सही। फोर्थ राइट, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मदर टोल्ड हर सन नॉट टू वेल्टर इन प्लेजर एंड आइडलनेस। ठीक है? देखो वेल्टर का मतलब होता है मूव करना। वेल्टर का मतलब होता है मूव करना। तो माँ ने अपने बेटे से क्या कहा कि भाई प्लेजर और आइडलनेस में झूलते मत रह जाना। मतलब इसका मतलब क्या हो गया? प्लेजर और आइडलनेस मीन्स आपको मजा आ रहा है, आप खाली बैठे हो, है ना? तो कह रहे इसमें झूलते मत रह जाना कहीं, इसमें फंस जाओगे तुम, ये कहना चाह रहे हैं। तो वेल्टर का मतलब अगर मूव है, तो कौन कौन सी चीज कैसे कैसे मूव कर सकती है? मूव के लिए देखो कौन से वर्ड्स हैं। टॉटर, TOTTER, टॉटर के साथ साथ टीटर भी याद रखो। स्वे याद रखो, स्वे, लड़खड़ाना। ठीक है? मूव करना, लड़खड़ाना। लुढ़कना, लड़च होता है। जुबान का लड़खड़ाना जैसे हो गया फंबल। जुबान लड़खड़ाना होता है ना, फंबल। ठीक है? जैसे आपने कहा भूकंप आया और मेरी आंखों के सामने एक बिल्डिंग लड़खड़ाई और ढह गई, नीचे गिर गई, तो टीटर यूज हो सकता है। लड़खड़ा व्यक्ति कब कब सकता है? या तो शरीर में जान नहीं है, या शराब बहुत पी लिया, किसी ने बहुत हाई हील्स पहन लिया तो अच्छे से चला नहीं जा रहा, किसी भी तरीके से लड़खड़ाना, मूव करना, वो सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है? अब इसका पूछा है इसने सिनोनिम, हमसे पूछा है इसका सिनोनिम। ठीक है? तो देखो जुबिलेंट कैसा इंसान होता है? ये तो बहुत खुश होता है, ये तो हैप्पी होता है। जुबिलेंट कैसा होता है? हैप्पी। हैप्पी के लिए हमारे पास कौन कौन से वर्ड्स हैं? एक्सल्टेंट होगा, ठीक है? इलेटेड होगा, जो खुश रहते हैं उनके लिए सारे वर्ड्स हैं। इलेटेड, ठीक है? एक्सुबरेंट, एक्सुबरेंट होगा, थ्रिल्ड होगा, ब्लिसफुल होगा, ब्लिथसम होगा, ठीक है? खुश के लिए ब्लिसफुल हो जाएगा, और आपका ब्लिथसम हो जाएगा और ब्लिसफुल हो जाएगा, ठीक है? एंड एक्सटेटिक, एक्सटेटिक हो जाएगा, है ना? और क्या क्या हो सकते हैं? और हो सकता है आपका रैप्चुरस, और हो सकता है एनरैप्चर्ड, है ना? बाकी जॉयफुल हो सकता है, चीयरफुल हो सकता है, ओके? ग्लीफुल हो जाएगा, ग्लीफुल, यहाँ लिख देते हैं ग्लीफुल, ओके? अब देखिए कुछ इडियम्स देखते हैं। अगर आप कहें आई एम ऑन द ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, मैं बहुत खुश हूँ आज, है ना? आई एम ओवर द मून, ओवर द मून, मैं बहुत खुश हूँ आज। और क्या कह सकते हैं? आई एम ऑन क्लाउड नाइन, आई एम ऑन क्लाउड नाइन। और क्या कह सकते हैं आप? आई एम इन द सेवेंथ हेवन, इन द सेवेंथ हेवन।
किसी का बहुत लाइवली, चीयरफुल और एनर्जेटिक होना आप क्या कहते हैं? फुल ऑफ बीन्स, फुल ऑफ बीन्स। और क्या कहते हैं? फुल ऑफ स्प्रिंग्स ऑफ, फुल ऑफ जॉयज ऑफ स्प्रिंग, फुल ऑफ जॉयज ऑफ स्प्रिंग। ठीक है। और इसी से रिलेटेड आपके इडियम्स हैं, लाइक अ डॉग, लाइक अ डॉग विद टू टेल्स, लाइक अ डॉग विद टू टेल्स। ठीक है। ब्राइट आइड, ब्राइट आइड एंड बुशी टेल्ड। तो इन सभी का मतलब चीयरफुल, हैप्पी और इन सब से है। ठीक है। फुल ऑफ बीन्स बहुत आते हैं, ये बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है। फुल ऑफ जॉयज ऑफ स्प्रिंग। ओके। चलो बच्चों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन गिवन है बच्चों बीविल्डर। अच्छा, बीविल्डर का मतलब होता है किसी को कंफ्यूज करना, किसी को अचंभित कर देना, सरप्राइज कर देना। तो कंफ्यूज ले लेते हैं हम, कंफ्यूज कर देना, सरप्राइज कर देना। तो आपने किसी को क्या करा? कंफ्यूज कर दिया, बैफल कर दिया। अब ध्यान देना, आपको है ना वर्ब से एडजेक्टिव बनाना आना चाहिए। कंफ्यूज से कंफ्यूज्ड बन गया, बिविल्डर्ड से बिविल्डर्ड बन गया, बैफल से बैफल्ड बन गया। ठीक है। एडजेक्टिव बनाने आने चाहिए। तो आप किसी को क्या कर रहे हो? आपने किसी को पजल कर दिया, बिल्कुल पहेली में डाल दिया, है ना, बैफल कर दिया और बीम्यूज कर दिया, बीम्यूज। तो बीम्यूज से क्या बन जाएगा? बीम्यूज्ड बन जाएगा। बीम्यूज कर दिया, कंफ्यूज कर दिया, फ्लेमॉक्स हो गया। फ्लेमॉक्स से एडजेक्टिव क्या बन जाएगा? फ्लेमॉक्स्ड हो जाएगा। मिस्टीफाई, मिस्टीफाई। तो कोई चीज आपके लिए मिस्टीरियस है तो मिस्टीफाई कर दिया उसने आपको, है ना, कंफ्यूज कर दिया, ऑब्फिस्केट, पजल कर दिया, सरप्राइज कर दिया आपको। ठीक है। एंड डिसकॉम्बोब्यूलेट, डिसकॉम्बोब्यूलेट। ठीक है। डिसकॉम्बोब्यूलेट हो जाएगा आपका इसका एक और सिनोनिम। ओके। तो देखो ये तो है सब कंफ्यूज करने के लिए, है ना, कंफ्यूज करना। अगर हम बात करें कंफ्यूजन की, कंफ्यूजन, तो कंफ्यूजन के लिए देखो कौन कौन से वर्ड्स हमारे पास है। कंफ्यूजन है, प्रेडिकामेंट है, प्रेडिकामेंट है, एनिग्मा है, क्वेंडरी है। मतलब ऐसी कोई भी सिचुएशन जो आपके लिए बड़ी कॉम्प्लेक्स हो गई है तो पैराडॉक्स कह सकते हैं आप उसको। पैराडॉक्स कॉम्प्लेक्स हो गई, कंफ्यूजन, प्रेडिकामेंट, एनिग्मा, क्वेंडरी। ठीक है। ये वाले सारे वर्ड्स हो सकते हैं। मिस्ट्री, मिस्ट्री है वो आपके लिए। क्लियर है ना? चलो आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट आपका वर्ड है बच्चों स्टैगर। स्टैगर का मतलब भी होता है डगमगाना, इसका मतलब होता है डगमगाना। तो सेम वर्ड हो गया ना, जैसे यहाँ पर हर हर चीज डगमगा रही है। ठीक है। लुढ़क रही है, ऐसे आपने क्या कहा? मूव कर रही है। स्टैगर मीन्स डगमगाना। ठीक है। अच्छा, स्टैगर जैसे आपने कहा आप बीमार हैं, बहुत ज्यादा शराब पी हुई है, या फिर आपके पास बहुत भारी सामान है। जब आपके पास बहुत भारी सामान होता है तो आप स्ट्रेट नहीं चल पाते, इधर उधर लुढ़कते हो। ठीक है। लड़खड़ाना, वो उस केस में। और टर्मोइल, टर्मोइल का मतलब क्या होता है? टर्मोइल होता है खेओस। टर्मोइल है, टर्मोइल है मतलब क्या है बताओ? डिसऑर्डर है। अफरा तफरी मच गई है। ठीक है। ट्यूमल्ट हो गया है, अफरा तफरी मच गई है बाहर। ओके। तो क्या क्या है? केओस। अच्छा, कंफ्यूजन की स्थिति है वहां भी, टर्मोइल है, डिसऑर्डर है, ट्यूमल्ट है। इसके लिए हमने वर्ड्स पढ़ रखे हैं मेहम। ठीक है। बैडलम, पैंडेमोनियम। किसी तरह का क्या हो गया है? देखो अपहेवल, अपहेवल क्या होता है? उथल पुथल। सब अस्त व्यस्त हो गया, उथल पुथल हो गया, यहाँ तक कि आप अच्छे से बाल बना के घर से निकलते और तेज हवा चली और आपके बाल सारे खराब हो गए, बिखर गए, उसको भी आप अपहेवल ही कहोगे। अपहेवल हो गया मतलब डिसऑर्डर हो गया ना। ठीक है। टर्मोइल हो गया। अच्छा, और आप कह सकते हैं कॉमोशन, अस्त व्यस्त हो गया सब कुछ। ठीक है। देखो इसी में आ सकता है डिसएरे। अच्छा, कोई किसी के ऊपर कोई और वो नहीं है, क्या कह सकते हैं आप, किसी का किसी के ऊपर कंट्रोल नहीं है, तो कोई रूल्स रेगुलेशंस कोई फॉलो नहीं कर रहा, तो वहां टर्मोइल हो गया। तो आप उसको और क्या कह सकते हो? आप कह सकते हो ना कि वहां एनार्की आ गई,
एनार्की क्या होता है कि एनार्किस्ट कौन होता है? जो ये मानता है कि भई सोसाइटी में कोई रूल्स रेगुलेशंस कुछ नहीं होने चाहिए, ठीक है? किसी के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होना चाहिए, तो एनार्की हो गई, नो कंट्रोल। नो कंट्रोल मतलब लॉलेसनेस हो गया ना, टर्ब्यूलेंस हो गया, ठीक है? ये सारे वर्ड्स ध्यान रखेंगे। अब इसका हमसे क्या पूछा था? सिनोनिम पूछा था, तो आंसर क्या हो जाएगा? स्टैगर। इसका आंसर हो जाएगा स्टैगर। नेक्स्ट देखो, कॉम्बेटिव कैसे लोग होते हैं बच्चों? कॉम्बैट से ही समझ लो। कॉम्बेटिव ऐसे लोग होते हैं जो बहुत लड़ाकू होते हैं। अच्छा, ऐसे लोग जिनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, उनको आप क्या कहोगे? शॉर्ट, क्विक या इल टेम्पर्ड, ये कहेंगे आप। अलग-अलग है ये सारे वर्ड्स। ऐसे लोग कैसे होते हैं? ऐसे लोग शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, क्विक टेम्पर्ड होते हैं और इल टेम्पर्ड होते हैं, यानी गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। ठीक है? लड़ाकू होते हैं ये। ऑलराइट? अच्छा, जो लड़ाकू होते हैं उनके लिए हमारे पास कौन-कौन से वर्ड्स हैं? एक काम करें हम, कुछ वर्ड्स लिख लेते हैं जो ऐसे लोगों के लिए यूज़ होते हैं जो बहुत ज़्यादा लड़ाकू होते हैं। ठीक है? तो देखो, कौन-कौन से वर्ड्स हो सकते हैं? ऐसे लोग हो जाएँगे आपके क्वेरलसम, क्वेरलसम और हो जाएँगे क्वेरुलस, ठीक है? और हो जाएँगे आर्ग्यूमेंटेटिव, जो आर्ग्यूमेंट बहुत करते हैं। वॉरलाइक, जिनकी प्रवृत्ति कैसी होती है? बस लड़ने की होती है। ठीक है? बेलिकोज़, बेलिकोज़ हो जाएगा, बिलियस हो जाएगा। ठीक है? और हो जाएगा आपका बेलिजरेंट, बेलिजरेंट, ठीक है? और होगा पग्नेशियस। ये सारे वर्ड्स आते हैं ऐसे लोगों के लिए जो बहुत चिड़चिड़े हैं, जिन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। पेट्यूलेंट, ट्रुक्युलेंट, ठीक है? पेट्यूलेंट हो गया एंड ट्रुक्युलेंट हो गया। ओके? अच्छा, और हो जाएगा आपका फ्रेटफुल, कैंटैंकरस, ठीक है? कॉम्बेटिव आपका दिया हुआ ही है ना? अच्छा, और इस तरह के वर्ड्स आप ले सकते हैं, वैस्पिश और ग्राउची, ग्राउची है, ग्रम्पी है, ठीक है? ग्राउची, ग्रम्पी, वैस्पिश लिखा हमने, वैस्पिश, ठीक है? स्नैपिश, स्नैपिश, इल टेम्पर्ड नहीं है, बहुत जल्दी चिड़चिड़े और गुस्सा आ जाता है इनको, ठीक है? चिड़चिड़े को आप और क्या बोलते हैं? पीविश, अ पर्सन हु कैन बी इजीली अनॉयड, ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे? पीविश। ऐसे लोग होते हैं ना हमारे आसपास, जिनको बहुत छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है, तो उनको आप पीविश बोल सकते हैं। ओके? पीविश। अच्छा, इजीली इरिटेटेड, जो आसानी से इरिटेटेड हो जाते हैं, उनको आप बोलते हैं आयरेकंड, ठीक है? वर्ड है आपका आयरेकंड, IRACUND, जिन्हें बहुत आसानी से गुस्सा आ जाता है। ओके? और आप कह सकते हैं इरेसिबल, इरेसिबल भी क्या होता है? इजीली इरिटेटेड, जिनको बहुत जल्दी बहुत आसानी से गुस्सा आ जाता है। ठीक है? अच्छा, और आप बोल सकते हैं पेटिश, पेटिश एंड फ्रैक्शियस, इरिटेबल, इनको भी बहुत जल्दी से गुस्सा आ जाता है। फ्रैक्शियस आप ऐसे लोगों के लिए यूज करते हैं। ठीक है? आई थिंक बहुत है इतने वर्ड्स। चलो आगे देखते हैं। अब हमें चलो एक बार इसका यहाँ देखते हैं उल्टा, पीसफुल। इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? पीसफुल हो जाएगा ना। तो पीसफुल के लिए हमारे पास वर्ड्स, एक काम करते हैं हम नेक्स्ट पे लेते हैं। ऐसे लोग जो पीसफुल होते हैं बच्चों, जो पीसफुल होते हैं वो सीरीन होते हैं, वो काम होते हैं। जो काम होते हैं वो कंट्रोल्ड होते हैं, काम, कंट्रोल्ड, कंपोज्ड, काम, कंट्रोल्ड और कंपोज्ड, शांत रहते हैं। उनको आप क्या कहते हैं? आप कहेंगे उनको पैसिफिक, पैसिफिक होते हैं, ट्रैंक्विल होते हैं, ठीक है? शांत रहते हैं ये लोग। ओके? सीरीन, ओ फाइन। अच्छा, ऐसे लोग जो इजीली
एक्साइटेड नहीं होते, नर्वस नहीं होते, परेशान नहीं होते, हर स्थिति में शांत रहते हैं, ऐसे लोगों को आप क्या बोलते हैं? अनरफल्ड। अनरफल्ड, नॉट इजीली एक्साइटेड, बिकम एजिटेटेड और नॉट इजीली गेट एंग्री, है ना? अनरफल्ड, अनफ्लैपेबल, अनरफल्ड, अनफ्लैपेबल, सैंग फ्रॉइड। ये हालांकि फ्रेंच वर्ड है आपका, ठीक है? ये आप थोड़े से ध्यान रखना वर्ड्स, ओके? अच्छा, जो शांत रहता है, जल्दी से उत्तेजित नहीं होता, उसको आप प्लेसिड भी बोलते हैं, प्लेसिड, ठीक है? चलो, कुछ और वर्ड्स याद करें हम यहाँ से। जब हम कहते हैं सीरीन, तो स्टेट ऑफ सेरेनिटी, अगर वन वर्ड में पूछ लिया जाए, स्टेट ऑफ सेरेनिटी, शांति की अवस्था को क्या कहा जाता है? तो शांति की अवस्था को क्या कहा जाता है? एटेरेक्सिया। शांति की अवस्था को कहा जाता है एटेरेक्सिया। तो फिर कुछ वर्ड्स ध्यान रखो, देखो, दूसरा कलर ले लेते हैं, हम वर्ड्स देखते हैं मिलते जुलते। एपेरेक्सिया क्या होता है? एपेरेक्सिया होता है ब्रेन का डिसऑर्डर। ब्रेन की एक बीमारी होती है जिसमें व्यक्ति की मेमोरी अच्छे से काम नहीं कर पाती, वो अपने डेली के काम भी अच्छे से नहीं कर पाता, रीजनिंग पावर खत्म हो जाती है, तो ब्रेन का डिसऑर्डर, ठीक है? और एनोरेक्सिया, ये वन वर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है। एनोरेक्सिया क्या होता है? एनोरेक्सिया होता है बुलीमिया का ऑपोजिट। बुलीमिया क्या होता है? ज्यादा खाने का डिसऑर्डर। और एनोरेक्सिया क्या होता है? कम खाने का डिसऑर्डर, ईटिंग लेस, जिसमें व्यक्ति कम खाता है, या तो एग्जाम के डर की वजह से, रिजल्ट के डर की वजह से, या फिर अपना वेट लॉस करने के लिए कम खाता है, ठीक है? वो होता है एनोरेक्सिया। एमनेशिया क्या होता है? एमनेशिया होता है बच्चों फॉरगेटफुलनेस, फॉरगेटफुलनेस, चीजों को भूल जाता है व्यक्ति इसमें, इसको क्या कहा जाता है? ऑब्लिवियस। ऑब्लिवियस एडजेक्टिव है, और ऑब्लिवियन उस स्टेट को कहा जाता है, इसलिए ये एक नाउन है। ये नाउन है और ये एडजेक्टिव है। दोनों वर्ड्स ध्यान रखेंगे, ऑब्लिवियस और ऑब्लिवियन, ठीक है? जिसमें व्यक्ति भूल जाता है, ओके? अच्छा, ये कुछ इस तरह के डिसऑर्डर वाले वर्ड्स याद करें। एक और वर्ड देखना आप, एक रिलेटेड वर्ड्स एक और देखना, क्योंकि हम साथ साथ कर रहे हैं तो हो जाएगा यहीं पर। डिमेंशिया क्या होता है? डिमेंशिया भी दिमाग पर गहरा असर होता है, वही इसमें मेमोरी और रीजनिंग पावर जो है वो खत्म हो जाती है, व्यक्ति चीजों को याद नहीं रख पाता, ठीक है? ब्रेन डिसऑर्डर होता है, ओके? अच्छा देखो एक बार, यहाँ पर व्यक्ति क्या है? यहाँ पर व्यक्ति ऑब्लिवियन, बेहोशी की हालत में, उसे कुछ नहीं पता उसके आसपास क्या चल रहा है। मतलब क्या मैं ये कह सकती हूँ कि वो कैसा हो गया? अनअवेयर हो गया। अनअवेयर हो गया, उसे तो कुछ पता ही नहीं है आसपास क्या हो रहा है, तो वो इनडिफरेंट हो गया। इनडिफरेंट, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। जो इनडिफरेंट है वो क्या हो गया? अलूफ हो गया, दूर है, डिटैच्ड है, उसे कोई लेना देना नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इनडिफरेंट का सीधा सीधा सिनोनिम क्या है? अपैथेटिक। सीधा सीधा सिनोनिम है अपैथेटिक। इनडिफरेंट एक तो इस केस में यूज होता है कि मुझे कोई लेना देना नहीं, सामने कुछ भी हो रहा हो, तो अगर सामने वाला किसी को बेरहमी से मार रहा है और मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो मैं इनडिफरेंट हूँ, डिटैच्ड हूँ, अलूफ हूँ, अपैथेटिक हूँ। तो मर्सीलेस भी हूँ ना, सेवेज भी हूँ, फिरोशियस भी हूँ, ये सारे ब्रूटल हूँ, है ना? तो ये सारे वर्ड्स भी आ जाएंगे। अनअवेयर हो आप, अनअवेयर हो तो आप इनकॉग्निजेंट हो, आपको कुछ नहीं पता आसपास क्या चल रहा है। इनकॉग्निजेंट हो, आप हीडलेस हो, आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो कि आपके आसपास क्या चल रहा है, ठीक है? इस तरह से आप यूज कर सकते हैं इन सारे वर्ड्स को। चलो वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पर, अपने क्वेश्चन पर वापस आते हैं। हमें वर्ड दे रखा था बच्चों कॉन्स्पिक्यूअस, ये हमने कर लिया, है ना? कॉन्स्पिक्यूअस, कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब क्या होता है? कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब होता है क्लियर, क्लियर और ऑब्वियस, क्लियर और ऑब्वियस। जैसे इसको तोड़ो, कौन सी पिक लगाऊं, कौन सी पिक लगाऊं व्हाट्सएप पे कि लोगों को दिखे तो क्लियर हो, ऑब्वियस हो। जो ऑब्वियस और क्लियर है वो क्या है? नोटिसेबल है, नोटिसेबल। अच्छा, क्लियर है एकदम तो कोवर्ट है या ओवर्ट है? ओवर्ट, एकदम खुली, खुली हुई है, ओपन है, ओवर्ट है। जबकि इसके ऑपोजिट की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा? कोवर्ट। कोवर्ट क्या होता है? हिडन, छुपा हुआ, वो तो खुलेआम नजर आ रहा है, ये छुपा हुआ है। जो छिपा हुआ है वो क्या होता है? डिस्गाइज्ड। और क्या होता है? कंसील्ड, छुपा हुआ होना। और क्या होता है? क्लोक्ड, CLOAK होता है एक लंबा बड़ा सा कपड़ा,
और जब वर्ब फॉर्म आएगी तो उसको ढक देना, उससे किसी को ढक देना, तो वर्ब फॉर्म क्या आ जाएगी? क्लोक मतलब ढका हुआ होना, ठीक है? क्लोक्ड हो गया ये एडजेक्टिव बन गया, फाइन। अच्छा, कोई काम जब हम छुप-छुप के करते हैं, तो इस तरह की चीज़ों को क्या कहा जाता है? आपने उसको काम को कैसे किया? स्टेल्थीली किया। आपने उसको स्टेल्थीली किया, आपने उसको सररेप्टिशियसली किया। आपने छुप-छुप कर किया तो सररेप्टिशियसली किया, ठीक है? क्लैंडस्टीन मीटिंग, आपने छुप-छुप कर किसी से मीटिंग करी तो क्लैंडस्टीन मीटिंग हो जाएगा, सररेप्टिशियसली, स्टेल्थीली, बहुत चुपके से, है ना? तो ये सारे वर्ड्स किसके लिए हो जाएँगे? छुपकर किसी काम को करने के लिए। जब आप किसी मीटिंग के लिए, किसी सेमिनार के लिए लोगों को पार्टी के लिए इकट्ठा करते हो, उसको कन्वीन कहा जाता है। आज सुबह ही हमने जो लाइव क्लास की थी, उसमें हमने इसको पढ़ा था। तो आप किसी को क्या कर रहे हो? कन्वीन कर रहे हो, किसी को बुला रहे हो, किसी को समन बुला रहे हो, है ना? तो कन्वीन वर्ड हो जाएगा और आप कह सकते हैं कन्वोक, कन्वोक, ये भी इसी के लिए है, राइट? और ब्लूमिंग का मतलब क्या होता है? जैसे आप दाल-वाल भिगोते हो, ब्लूम करती है मतलब डेवलप होती है, अंकुरित होती है, तो इसका मतलब क्या है? ब्लूम करना मतलब डेवलप होना, फ्लोरिश करना, फलना-फूलना। जैसे किसी का बिज़नेस फल-फूल रहा है, थ्राइव कर रहा है, डेवलप कर रहा है ना? और आप कहेंगे कि वो ब्लॉसम कर रहा है, स्प्राउट कर रहा है। स्प्राउट ही बोलते हो ना फिर आप उन दालों को जो अंकुरित हो जाती है। स्प्राउट कर रहा है, फ्लोरिश कर रहा है, ठीक है? ब्लॉसम हो जाएगा, ब्लॉसम हो जाएगा। एक वर्ड ध्यान रखना बहुत इम्पोर्टेंट है, आपका वर्ड है बर्जन। ये सारे वर्ड्स हैं फलने-फूलने के लिए, ठीक है? अच्छा, एक इडियम है देखो, इडियम है आपका गो ग्रेट गन्स, आपका इडियम है गो ग्रेट गन्स। इफ समथिंग इज गोइंग ग्रेट गन्स इट मीन्स बहुत ज्यादा फल फूल रहा है वो, ठीक है? जैसे आपने कहा हिज बिजनेस हैज बीन गोइंग ग्रेट गन्स रिसेंटली, उसका बिजनेस बहुत अच्छे से चल रहा है। और यहीं पर एक जर्मिनेट वर्ड लिखना, जर्मिनेट मतलब भी बढ़ना, सक्सेसफुल होना, आगे बढ़ना, ठीक है? ऐसे एक इडियम और है ना, जैसे आपने कहा हिज बिजनेस इज ग्रोइंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स, बाय लीप्स एंड बाउंड्स मतलब तेजी से बढ़ रहा है, ग्रो हो रहा है, ठीक है? कॉम्बेटिव का एंटोनिम बताना था बच्चों, कॉम्बेटिव का एंटोनिम क्या है? पीसफुल। पढ़ ही लिया था इसको आपने, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, इन द ऑफिंग इडियम है, इन द ऑफिंग का मतलब होता है लाइकली टू अपीयर टू हैपन सून, कुछ ऐसा जो बस होने ही वाला हो, घटित होने ही वाला हो। तो अपीयर सो ऑन, इन अ गुड हेल्थ, टू बी इन द ट्रबल, इन प्लेस ऑफ, टू अपीयर सो ऑन। जैसे आपने बोला कि हिज प्रमोशन माइट बी इन द ऑफिंग, मतलब उसका प्रमोशन ऐसा लग रहा है होने ही वाला है, अपीयर सो ऑन, ठीक है? जल्दी से दिख जाएगा, जल्दी से हो जाएगा। फोर्थ राइट अभी अभी हमने पढ़ा था, फोर्थ राइट वर्ड मैंने आपको पढ़ाया था। फोर्थ राइट कैसा होता है? बिल्कुल फ्रैंक होता है, अभी पढ़ा था ना हमने, फ्रैंक होता है, ऑनेस्ट होता है, कैंडिड होता है, स्पष्टवादी होता है, स्पष्ट बोलता है, कैंडिड, इसका सिनोनिम चाहिए हमें, जो बिल्कुल स्पष्ट बोलता है। फ्रूटफुल, फ्रूटफुल का मतलब क्या है? कोई भी ऐसी चीज जो आपके लिए कैसी है? प्रोडक्टिव है। जैसे लैंड है, कोई प्रोडक्टिव है तो आपके लिए फ्रूटफुल है ना? आपके लिए वो कैसी है? फीकंड है ना? आपके लिए वो कैसी है? आप कह सकते हैं फ्रैक्चुअस, बहुत फलदायी है तो वो आपके लिए कैसी है? प्रोलिफिक। प्रोलिफिक मतलब आपको बहुत ज्यादा उपजाऊ जमीन है आपकी, बहुत कुछ बोकर आपको उत्पादन करके देगी, है ना? एंड प्रोजेनेटिव, एक वर्ड और लिखेंगे, प्रोजेनेटिव, प्रोडक्टिव है ना, फ्रूटफुल है, बहुत अच्छी खासी आपको अच्छा खासा उत्पादन करके देती है। प्रोजेनेटिव का मतलब होता है अगर जमीन के लिए तो बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करके देगी, और किसी जानवर के लिए तो हैविंग द पावर टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, मतलब उसके उसके पास पावर है संतान उत्पन्न करने की। तो देखो इसीलिए, इसीलिए जैसे जब जमीन है, जमीन मान लो बंजर है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा? बैरन। जमीन बंजर है, इनफर्टाइल है, इनफर्टाइल। उधर वर्ड कौन सा दे रखा था? फर्टाइल, इधर आ जाएगा फर्टाइल। ये उपजाऊ है ना तो फर्टाइल है, और ये बंजर है तो क्या हो जाएगा? इनफर्टाइल। उधर फीकंड था तो क्या हो जाएगा? इधर इनफीकंड। और ये क्या हो जाएगा? स्टेराइल।
तो चाहे जानवर हो, चाहे कोई महिला हो, चाहे कोई ज़मीन हो, अगर वो कुछ भी उत्पादन करके नहीं देती या फिर संतान कोई उत्पन्न नहीं कर पाती, उसके लिए सारे वर्ड्स हैं और इधर इसका ऑपोज़िट ये वाले सारे वर्ड्स हैं। ठीक है, हमने एक साथ देख लिया इनको। रैकलेस कैसा इंसान होता है? केयरलेस, लापरवाह। ये केयरलेस होगा, ठीक है? और आप कह सकते हैं नेग्लिजेंट होगा। ये केयरलेस होगा और नेग्लिजेंट होगा, हीडलेस होगा, ठीक है? आउटस्पोकन कैसे हैं? जो साफ बोलते हैं, सोचते नहीं है कुछ बोलने से पहले, लीपापोती नहीं होती, बहुत डायरेक्ट होते हैं, ब्लंट होते हैं ये। डायरेक्ट बोलते हैं, डायरेक्ट स्पीकर, ब्लंट होते हैं। सोचते नहीं है सामने वाले को दुःख होगा, नहीं होगा, बस एकदम फोर्थराइट होते हैं। फोर्थराइट आंसर हो गया। सिनोनिम बताना था ना। रिलेवेंट का मतलब क्या होता है? उचित, पर्टिनेंट, अप्रोप्रिएट। अप्रोप्रिएट है, रिलेवेंट है, उचित है, ठीक है? नेक्स्ट देखो। मार्क वाज जस्ट अ कैलो यूथ ऑफ 16 व्हेन ही अराइव्ड इन पेरिस। क्या बोला जा रहा है यहाँ पर? मार्क वॉज जस्ट अ खेलो यूथ ऑफ 16, केवल मात्र 16 साल का था जब वो पेरिस में आया था। तो देखो हमारे पास वर्ड्स हैं, एक तो है कैलो, यही वाला वर्ड, ठीक है? CALLOW, राइट? एक हमारे पास वर्ड है कैलस, एक हमारे पास वर्ड है क्रेवन। इन वर्ड्स को हमेशा ध्यान रखना। देखो, अच्छा कैलो तो कैसा होता है? कैलो होता है इनएक्सपीरियंस्ड। अब ये मैंने अभी आपको पहले ही लिखवा दी। इनएक्सपीरियंस में वो वाले सारे वर्ड्स आ जाएंगे आपके, नाइव, ग्रीन हॉर्न, ठीक है? आपका किस तरह के वर्ड्स आ जाएंगे आपके कैलो में? नाइव है, इमेच्योर है, ग्रीन हॉर्न है ना, गलिबल, ये सारे वर्ड्स लेके तो इनोसेंट, इस तरह के सारे वर्ड्स आ जाएंगे। तो मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, आपके लिए चीजें आसान करने के लिए लिख देती हूँ। ये हो जाएंगे आपके ग्रीन हॉर्न। तो वो सारे वाले वो वाले वर्ड्स, ठीक है? ग्रीन हॉर्न, नाइव, भोले भाले हैं तो गलेबल। बाकी पीछे देखना, पीछे आपने देख लिया होगा, ठीक है? जब हम वर्ड की बात करते हैं कैलस की, बच्चों कैलस कैसा होता है? कैलस होता है बहुत क्रूअल। कैलस होता है क्रूअल, इसको बिल्कुल भी दया नहीं होती, तो ये कैसा हो जाएगा? क्रूअल है, ब्रूटल। इसके मन में दया नहीं होती, तो ये हो जाएगा मर्सीलेस। मर्सीलेस, वाइल्ड, कोई भी काम करेगा बहुत खूंखार तरीके से तो मर्डरस, ठीक है? हीनस, सेवेज, सेवेज, बार्बरिक, बार्बरिक, ठीक है? और हम कह सकते हैं वाइल्ड हो गया फेरोशियस, फेरोशियस, ओके? रूथलेस, इनसेंसिटिव, रूथलेस हो जाएगा, ये इनसेंसिटिव हो जाएगा। इनसेंसिटिव बच्चों, ये कोल्ड हार्टेड भी हो सकता है कि इसका दिल एकदम ठंडा है, और कोल्ड ब्लडेड भी हो सकता है। कहते हैं ना, तुम अपने सामने कैसे ही अन्याय होता देख रहे हो, तुम्हारा खून ठंडा पड़ गया है क्या? तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा है? मतलब कैसे हो गए? कोल्ड हार्टेड या कोल्ड ब्लडेड, ठीक है? कोल्ड ब्लडेड। फिर मैंने आपसे अभी क्या कहा था? अगर आपको सामने कितना भी अन्याय हो रहा है, आपको देख के कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो आप इनडिफरेंट है, अपैथेटिक है, अलूफ है, डिटैच्ड है, आपको कोई लेना देना ही नहीं, आपके आसपास क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, आप इग्नोरेंट हो गए, हीडलेस हो गए, इनकॉग्निजेंट हो गए। कॉग्निजेंट कौन होता है? अवेयर रहता है। अगर आप अवेयर नहीं, बेहोशी की हालत में आपको कुछ पता नहीं लग रहा आपके आसपास क्या चल रहा है, तो वो क्या है? आपका वर्ड पढ़ा था आपने, ओब्लिवियन, ओब्लिवियस, ठीक है? किस में पढ़ा था? एमनेशिया। एमनेशिया क्या होता है? फॉरगेटफुलनेस, ठीक है? तो इस तरह से आप इस पूरी लिस्ट को याद रख सकते हैं, है ना? अब आपका वर्ड आता है क्रेवन। बच्चों क्रेवन होता है ना, ये लोग कैसे होते हैं? ये लोग होते हैं डरपोक। ये हो जाएंगे आपके कावर्डली, कावर्डली, ठीक है? लिली लिवर्ड, लिली लिवर्ड, येलो बेलीड, येलो बेलीड, पिजन हार्टेड, पिजन हार्टेड, फेंट हार्टेड, डरते हैं ये, इनके मन में डर होता है। ये कैसे होते हैं? फियरफुल, फियरफुल। ये होते हैं ट्रेपिड, ट्रेपिड, ठीक है? अब इधर से ले लेते हैं शाय वाले। शाय, इनको शर्म आती है, कॉन्फिडेंस नहीं है, डरते हैं, तो शाय है,
टिमिड है और टिमरस है। शाय है, टिमिड है और टिमरस है। कॉन्फिडेंट का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? डिफिडेंट। एक तो मैंने कहा मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, मैं 1000 लोगों के सामने बोल सकता हूँ। एक कहता है मुझे तो शर्म आती है, मैं टिमिड हूँ, टिमरस हूँ, डिफिडेंट हूँ। डिफिडेंट का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? कॉन्फिडेंट। ठीक है, तो डिफिडेंट किस में आ जाएगा आपका? जिनका मन कमजोर होता है। ठीक है, इनके लिए आप एक वर्ड लिख सकते हैं, रिक्रिएंट। रिक्रिएंट एंड प्यूसिलैनिमस। प्यूसिलैनिमस एंड रिक्रिएंट। अब देखो ये वाले सारे वर्ड्स किसके लिए हैं? जिनका मन कमजोर है। क्या इसका ऑपोजिट इधर आ जाएगा? बोल्ड। बोल्ड है ना? अब देखना इधर, हम एक काम करते हैं, उसके सारे ऑपोजिट यहाँ लिखते हैं, बोल्ड। उधर क्या लिखा था हमने? उधर लिखा था ट्रेपिड, तो इधर क्या आ जाएगा? इनट्रेपिड। इधर आ जाएगा इनट्रेपिड। ठीक है, इनको डर नहीं लगता, ये बोल्ड होते हैं। बोल्ड होते हैं मतलब कैसे होते हैं? इधर लिख रही हूँ, ब्रेव होते हैं। ब्रेव होते हैं, ऑडेशियस होते हैं, घबराहट नहीं होती इनको। जो ऑडेशियस होते हैं, ब्रेजन और ब्लेटेंट। ब्रेजन और ब्लेटेंट मतलब इनको शर्म नहीं आती, दुस्साहसी होते हैं, बिल्कुल साहस के साथ गलत काम भी करेंगे तो साहस के साथ करते हैं, है ना। और इनको क्या कहोगे आप? डॉन्टलेस। या तो डॉन्टलेस हो जाएगा या अनडॉन्टेड हो जाएगा, दोनों का एक ही मतलब है। अनडॉन्टेड का मतलब ही एक ही है, गैलेंट। गैलेंट, ठीक है, हीरोइक। हीरोइक कह सकते हैं आप। वेलरस, वेलर का मतलब होता है शक्ति, साहस, तो वेलरस एडजेक्टिव बन जाएगा इससे, ये हो जाएगा आपका वेलरस। ठीक है, डेयर डेविल। डेयर डेविल। ओके, तो ये सारे वर्ड्स हो जाएंगे किसके लिए? देखो डिफिडेंट का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? कॉन्फिडेंट, और कॉन्फिडेंट भी आ जाएगा, वो डिफिडेंट है, ये बोल्ड है। ठीक है, अब देखो सोफिस्टिकेटेड। सोफिस्टिकेटेड का मतलब होता है एक्सपीरियंस्ड, जो पढ़ा लिखा है। ठीक है, इधर ये सब कैसे हैं अभी? अभी ये सब देखो इधर कैलो, यहाँ से देखना एक बार ध्यान से, ये सब अभी कैसे हैं? नए नए हैं, तो आप कह सकते हैं क्रूड है अभी, कच्चे हैं अभी, रॉ हैं अभी, है ना। लेकिन कोई जैसे गांव में था तो रॉ है, क्रूड है अभी, है ना। गांव के लिए क्या था? रस्टिक, गांव जैसा सा माहौल, रस्टिक था, ब्यूकॉलिक था, है ना, ब्यूकॉलिक था, रस्टिक और ब्यूकॉलिक, ब्यूकॉलिक। लेकिन शहर में आके एक व्यक्ति सोफिस्टिकेटेड हो गया, पढ़ा लिखा हो गया, समझदार हो गया, लर्नेड हो गया, एरुडाइट हो गया, कॉस्मोपॉलिटन हो गया, तो सोफिस्टिकेटेड क्या कैलो का एंटोनिम नहीं हो सकता? ऑपोजिट क्या हो जाएगा इसका? सोफिस्टिकेटेड, पढ़ा लिखा। ठीक है, शाय कैसा है? शर्मीला। और आपका वर्ड है चर्लिश। चर्लिश का मतलब होता है बच्चों कठोर। ठीक है, चर्लिश का मतलब होता है कठोर। कठोर किस केस में? जो रूड हो और इम्पोलाइट हो, बिल्कुल पोलाइटनेस नहीं है, कंसिडरेट नहीं है, सॉलिसिटस नहीं है, उसको आप चर्लिश कहते हैं। आंसर हमारा हो गया। चलो नेक्स्ट देखो, कॉजिंग अनोयंस और रिसेंटमेंट। कॉजिंग अनोयंस और रिसेंटमेंट, कोई भी ऐसी चीज जो आपको गुस्सा दिला दे, वो कैसी है? इरिटेटिंग है, तो आप क्या कहेंगे? गैलिंग, एक्सोडस, एनोई और फिक्टिशियस। तो जरा देखते हैं ये सारी चीजें कैसी होती है जो आपको गुस्सा दिलाती है? अनोइंग है, वैक्सिंग है, इरिटेटिंग है, तो उसके लिए गैलिंग वर्ड है। तो आंसर तो ये रहा आपका, कुछ ऐसा जो आपको गुस्सा दिलाए। अर्कसम है, ठीक है, अर्कसम जो आपको गुस्सा दिलाए। एग्जैस्परेटिंग है। एग्जैसरबेट का मतलब होता है, एग्जैसरबेट का मतलब होता है बदतर बनाना। ठीक है, और एग्जैस्परेट का मतलब होता है गुस्सा दिलाना, एग्रेवेट करना, तो एग्रेवेटिंग आ जाएगा, है ना। और इन्फ्यूरिएटिंग आ जाएगा, जो आपको गुस्सा दिलाती है चीज, इन्फ्यूरिएटिंग। ठीक है, और जैसे आपने कहा कि भाई तुम्हारा व्यवहार मुझे गुस्सा दिलाता है, तो योर बिहेवियर गेट्स ऑन माई नर्व्स। इसके लिए इडियम क्या है हमारे पास? गेट ऑन वंस नर्व्स। कोई चीज आपको गुस्सा दिलाती है ना। रफल, रफल वंस फेदर्स। रफल वंस फेदर्स, इन दोनों का मतलब क्या होता है? गुस्सा दिलाना, दोनों इडियम्स। ठीक है, एक्सोडस का मतलब होता है अ सिचुएशन इन विच, अ सिचुएशन इन विच मैनी पीपल, एक ऐसी स्थिति जिसमें बहुत सारे लोग एक साथ लीव अ प्लेस एट द सेम टाइम। मैनी पीपल लीव
अ प्लेस एट द सेम टाइम। जब बहुत सारे लोग एक ही समय पर, ठीक है, एक ही समय पर एक स्थान को छोड़ देते हैं, उसको आप क्या क्या कहते हैं? एक्सोडस। ठीक है? और एक साथ बहुत लोगों का आना क्या हो जाएगा? अगर बहुत सारे लोग एक ही साथ एक जगह आ रहे हैं तो उनका अराइवल हो जाएगा, ये एक्सोडस हो जाएगा, है ना? नेक्स्ट वर्ड आपका क्या है? नेक्स्ट वर्ड है आपका एनोई, ENNUI। इसका मतलब होता है बोर्डम, विरक्ति, आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा, है ना? आप एक्साइटेड नहीं है, आपको बहुत आलस-आलस सा आ रहा है, आपको क्या है? टायर्डनेस है, फटीग्ड है, लेथार्जी है, बहुत आलस आ रहा है आपको। ठीक है? आप कैसा फ़ील कर रहे हैं? आप बोर्डम फ़ील कर रहे हैं, आप लेसीट्यूड फ़ील कर रहे हैं। लेसीट्यूड एंड बोर्डम। कुछ करने का मन नहीं हो रहा, यू आर नॉट फीलिंग एनर्जेटिक। हो सकता है आपको कोई दुःख हो, है ना? अब कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा तो आप कह सकते हैं लैंगर, और एडजेक्टिव बनाए तो लैंगरस हो जाएगा, लैंगिरस, है ना? आपको कोई बेचैनी हो रही है आपको, तो आप कहेंगे मलेज़। आपको बेचैनी हो रही है, कुछ मलेज़, ठीक है? छोटी-मोटी घबराहट हो रही है, टीडियम हो सकता है, डिप्रेशन में हैं, कुछ करने का मन नहीं है, सारी एनर्जी ऐसा लगता है किसी ने चूस ली, तो इनर्वेशन। इनर्वेशन, जैसे सूरज की रोशनी इतनी तेज़ थी कि 1 घंटा मार्केट में जाके ही मैं कैसा हो गया, बिल्कुल फटीग, थक गया, तो इनर्वेट कर लिया, इनर्वेशन, ठीक है? फिक्टिशियस का मतलब होता है बच्चों कुछ ऐसा जो झूठा है, फेक है। फिक्टिशियस होता है फेक, जो फेक है वो नकली है, बोगस है। बोगस है, फ़ोनी है। दिखावटी है तो प्रीटेक्सचुअल है ना? और आप क्या कहेंगे? काउंटरफीट है, नकली है, काउंटरफीट है। आप कह सकते हैं उसको शैम, ये सब नकली के लिए आते हैं, ठीक है? नकली है, डिसऑनेस्ट है, मैलिफाइड। इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? ओरिजिनल हो जाएगा, बोनाफाइड हो जाएगा, ठीक है? इधर FEIGNED, फेंड भी कह सकते हैं, ठीक है? झूठा। राइट आंसर हमारा हो ही गया यहाँ पर गैलिंग। नेक्स्ट देखो, ही मेड लाइट ऑफ हिज इंजरी। देखो, लाइट का मतलब होता है हल्का, नॉट हैवी। मैंने किसी चीज को बहुत भारी हैवी नहीं लिया, हल्के में ले लिया, तो मैंने क्या करा? ट्रीटेड इट वेरी लाइटली, मैंने उसको बहुत हल्के में ले लिया, ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी, मैंने उसको ट्राइवल और इनसिग्निफिकेंट माना, ठीक है? इंपॉर्टेंट नहीं माना। नेक्स्ट देखो, साइंस ऑफ रेस कल्चर एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। साइंस ऑफ रेस कल्चर एंड ह्यूमन डेवलपमेंट क्या आएगा बताओ? देखो, इसका आंसर हो जाएगा आपका जेनेटिक्स। क्या होता है? जेनेटिक्स होता है आनुवांशिकी, ठीक है? जिसमें आप जीन्स की स्टडी करते हैं। सोशियोलॉजी समाज शास्त्र, इसमें हम सोशियोलॉजी में हम समाज की स्टडी करते हैं, ठीक है? एंड यूजेनिक्स, यूजेनिक्स में बच्चों हम स्टडी करते हैं, जैसे इसको हिंदी में कहा जाता है युग्म विकास शास्त्र। तो हाउ टू अरेंज रिप्रोडक्शन विद इन अ ह्यूमन पॉपुलेशन, कि भाई रिप्रोडक्शन कैसे होना चाहिए लोगों में ताकि पॉपुलेशन कंट्रोल में रहे, इकोनॉमी के हिसाब से चले। ऐसा नहीं कि इकोनॉमी हमारी इतनी अच्छे से नहीं चल रही और पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है। तो ओवरऑल किसकी स्टडी होती है इसमें, कि किस प्रकार से रिप्रोडक्शन होना चाहिए, रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होना चाहिए, बच्चे कैसे और किस हिसाब से पैदा करने चाहिए। जैसे कई जगह आपने देखा है पॉलिसीज़ होती हैं कि एक से ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं करने हैं, है ना? इस प्रकार से कुछ ना कुछ सिस्टम होता है। और एंथ्रोपोलॉजी को अगर हम तोड़ें तो इसमें रूट वर्ड है एंथ्रोप। एंथ्रोप का मतलब होता है ह्यूमन और ओलॉजी मतलब स्टडी। तो ये क्या है आपका? मानव शास्त्र। मानव शास्त्र। तो एक मानव कैसे उत्पन्न हुआ था, ठीक है? उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ था, वो सब आप किसमें पढ़ते हो? एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ते हो, ठीक है? तो बच्चों यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी में आप डिफरेंट रेसेस को, उनके कल्चर को और मानव कैसे डेवलप हुआ था उसको पढ़ते हो। सोशियोलॉजी में बेसिकली हम समाज की स्टडी पढ़ते हैं कि समाज कैसे निर्मित होता है, सोशल बिहेवियर क्या होना चाहिए, है ना? क्या क्या सिस्टम है, कैसे शादियां होती है, शादी क्यों होती है, शादी नहीं हो तो कैसे सारा जो सिस्टम है सोसाइटी को कैसे गड़बड़ हो जाएगा, तो सब कुछ हम इसमें पढ़ते हैं, ठीक है? जिसमें सारा वो आपका आ जाता है कि एक शादियाँ, 2 शादियाँ, बहुविवाह ये सब आ जाता है। एंथ्रोप रूट वर्ड है बच्चों इसमें, एंथ्रोप। तो जब हम बात करते हैं एंथ्रोपोजेनिक,
एंथ्रोपोजेनिक मतलब मानव निर्मित। तो आपने कहा कि भाई ग्लोबल वार्मिंग के पीछे एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज भी हैं, ठीक है। एंथ्रोपोमॉर्फिक, एंथ्रोपोमॉर्फिक का मतलब होता है मानव के जैसे फीचर रखने वाला, जैसे एंथ्रोपोमॉर्फिक रोबोट्स। कैसे रोबोट्स? बिल्कुल जो जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स बिल्कुल इंसान के जैसे हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, आपको खाना भी ला के देते हैं। तो एंथ्रोपोमॉर्फिक, एंथ्रोप मानव, मॉर्फो का मतलब होता है आकार, मॉर्फो का मतलब होता है आकार, इसलिए जो वर्ड है आपका एमोर्फस, एमोर्फस देखो ए मीन्स नो और मॉर्फो मतलब आकार, जिसका कोई आकार नहीं है, ठीक है। एंथ्रोपोमॉर्फिक एंड एंथ्रोपॉइड, एंथ्रोपॉइड होते हैं बिल्कुल मानव के जैसे, जैसे मंकीज हैं, मंकीज हैं, है ना, गोरिल्ला है, चिंपैंजी, दीज आर एंथ्रोपॉइड्स। एंथ्रोपॉइड्स मतलब जो बिल्कुल मानव के जैसे हैं। अच्छा, एंथ्रोपोमॉर्फिक होता है जिसको आप मानव का आकार दे देते हो। फॉर एग्जांपल आपने बच्चों के रोबो वो देखे होंगे कार्टून्स, उसमें पूरी पूरी फैमिलीज होती है, पिग की फैमिली है ना, बेयर की फैमिली है, तो उसमें बेयर में जो हस्बैंड वाइफ है वो पूरा उनको दिखाया जाता है एज अ ह्यूमन बीइंग, दे गो टू ऑफिस, दे ड्राइव अ कार, दे ईट, है ना, दे टॉक। तो मानव का आकार देते हैं। सारे वर्ड्स किससे रिलेट कर रहे हैं आपके? एंथ्रोप से। तो जब आप वर्ड यूज करते हो मिसेंथ्रोपिस्ट, मिसेंथ्रोपिस्ट एंड philanthropist, मिसेंथ्रोपिस्ट एंड philanthropist। तो यहाँ भी देखोगे आप ध्यान से, तो रूट वर्ड कौन सा आ रहा है? एंथ्रोप। एंथ्रोप मतलब मानव, आईएसटी मतलब पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जो मानव से मिस मिस मतलब हेट, हेट करता है, और फिले मतलब लव करता है। तो एक ऐसा व्यक्ति जो मानव से हेट करता है मिसेंथ्रोपिस्ट कहलाता है, और जो मानव से प्रेम करता है उसे फिलेंथ्रोपिस्ट कहते हैं। फिलेंथ्रोपिस्ट बेसिकली बिनाइन और आपके डोनर, ठीक है, चैरिटेबल, सॉलिसिटस, कंसिडरेट, सिंपैथेटिक, एम्पैथेटिक, अल्ट्रुइस्टिक, इस तरह के जनरस टाइप के लोग होते हैं, जिनका दिल बहुत बड़ा होता है, मैग्नानिमस, ठीक है। ये सारे वर्ड्स हो जाएंगे, राइट। तो ये था बच्चों हमारा 25 क्वेश्चंस का 17th नंबर का द पंडित्स का टेस्ट। आई होप आप लोगों को काफी बेनिफिशियल रहा होगा। फिर भी कोई सजेशन अगर आप लोगों का है तो आई विल ऑलवेज वेलकम योर सजेशंस। प्लीज राइट योर कमेंट्स और राइट योर सजेशंस इन द कमेंट बॉक्स, जो भी आपको लगता है, ठीक है। इट शुड बी जेन्युइन। फाइन, चलिए, थैंक यू सो मच बच्चों, टेक केयर, स्टडी हार्ड, थैंक यू।